हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक नर्सिंग क्लासेस। आज से हम क्वेश्चन पेपर सीरीज़ की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं, जिसमें हम डिफरेंस मॉडल पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने डिफरेंस मॉडल पेपर तैयार किए हैं। जितने भी नोट्स है DSSB SIC में, जितने भी जो फेवरेट MCQs रहे हैं, जो रिपीटेडली एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, पूछे गए हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसका हर एक MCQ बार बार रिपीटेडली जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें बार बार पूछा गया है, तो हम उनके रिगार्डिंग मॉडल पेपर हम डिस्कस करेंगे। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला MCQ है, विच अमंग द फॉलोइंग हार्मोन इज़ नॉट सिक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि इनमें से कौन सा हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट नहीं होता है। तो चलिए, जो पहला ऑप्शन है हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, सेकेंड ऑप्शन है हमारा प्रोलैक्टिन हार्मोन, थर्ड है MSH और फोर एल्डिस्ट्रोन। तो आपको आंसर करना है जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। तो हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। जैसे कि हम बात करते हैं एंटायर पिट्यूटरी से जितने भी हार्मोन सीक्रेट होते हैं, देखते हैं इसका क्या क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का क्या आंसर बनता है। एंटायर पिट्यूटरी से मोस्टली कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो एंटायर पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन, FSH, LH, TSH, ये कुछ हार्मोन होते हैं जो एंटायर पिट्यूटरी सीक्रेट करती है। प्रोलैक्टिन, ये कुछ हार्मोन्स है जो कि एंटायर पिट्यूटरी से सीक्रेट होते हैं। कुछ हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होते हैं। उसके अंदर पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर हम दो हार्मोन की बात करते हैं, ऑक्सीटोसिन एंड ADH। ये जो दो हार्मोन है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट किए जाते हैं। और एक होता है MSH। अब आप देख पा रहे स्क्रीन पे से, पहला ऑप्शन है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी कि LH, ये भी एंटायर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। सेकंड जो है प्रोलैक्टिन हार्मोन भी आप देख पा रहे हैं कि एंटायर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है, तो प्रोलैक्टिन भी हमारा आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सा हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट नहीं होता है। थर्ड ऑप्शन हमारा MSH यानी कि मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है। बेसिकली ये पिट्यूटरी ग्लैंड की दो लोब होती है, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इसके अंदर एक इंटरमीडिएट लोब प्रेजेंट होती है, उससे MSH का सीक्रेशन होता है, तो MSH भी हमारा आंसर नहीं होगा। एल्डिस्टेरोन एड्रिनल कॉर्टेक्स से सीक्रेट होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एल्डिस्टेरोन। तो हमारा आंसर हो गया D, कि एल्डिस्टेरोन एंटायर पिट्यूटरी से या पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सीक्रेट नहीं होगा, एल्डिस्टेरोन। तो आप में से कितने लोगों ने सही आंसर किया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच पोजीशन इज मोस्टली रिकमेंडेड फॉर रेक्टल एग्जामिनेशन। जब हम नर्सिंग फाउंडेशन में डिफरेंट पोजीशंस के बारे में हम बात करते हैं ड्यूरिंग प्रोसीजर और प्रीवियसली हम कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। तो पहला हमारा ऑप्शन हो गया प्रोन पोजीशन, सेकंड हमारा जो ऑप्शन है सुपाइन पोजीशन, थर्ड है सिम्स पोजीशन, और फोर्थ ऑप्शन है डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। तो आपको जल्दी से इसका आंसर करना है कि रेक्टल एग्जामिनेशन में मोस्टली रिकमेंडेड पोजीशंस कौन सी है। चलिए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो रेक्टल एग्जामिनेशन के अंदर जो पोजीशन प्रोवाइड की जाती है पेशेंट को, वो होती है सिम्स पोजीशन। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सिम्स पोजीशन। ये बार बार रिपीटेडली ये क्वेश्चन पूछा गया है। सिम्स पोजीशन में पेशेंट को क्या कराना है, पेशेंट को लेफ्ट लेटरल पोजीशन प्रोवाइड करानी है, और उसका जो एक लेग है वो दूसरे लेग पे इस तरीके से रखना है, तो वो सिम्स पोजीशन कहलाती है। तो रेक्टल एग्जामिनेशन के अंदर हम पेशेंट को सिम्स पोजीशन प्रोवाइड करते हैं, तो ये आपको याद रखना है। बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। प्रोन पोजीशन कई बार हम कर देते हैं, लेकिन प्रोन पोजीशन रेक्टल एग्जामिनेशन में पेशेंट को नहीं प्रोवाइड करवाई जाती है, जो इसका आंसर होगा हमारा सिम्स पोजीशन। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं। इन्फ्लामेशन ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज आल्सो कॉल्ड एज, यानी कि फेलोपियन ट्यूब के इन्फ्लामेशन को हम किस नाम से जानते हैं। पहला जो हमारा ऑप्शन है ऊफराइटिस, सेकंड है फोलिकुलाइटिस, थर्ड वन इज साल्पिंजाइटिस, एंड फोर्थ वन कोलिसिस्टाइटिस। जैसे कि आप सबको पता है, आप जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर करिए। आइटिस जहाँ भी वर्ड होता है इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ सब में लास्ट में आइटिस है, इसका मतलब ये किसी न किसी स्ट्रक्चर के इन्फ्लामेशन को रिसेंबल कर रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन अब देखते हैं क्या होता है, ऊपराइटिस की हम अगर बात करें तो ये हो गया हमारा इन्फ्लामेशन ऑफ ओवरीज, यानी कि जो भी ओवरी है सिंगल या बायलेटरल के दोनों ओवरी का इन्फ्लामेशन है,
तो हम इसको कंडीशन को बोल देते हैं ऊफराइटिस। तो ये हमारा ऑप्शन गलत है, क्योंकि हमें जो पूछा जा रहा है इन्फ्लामेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स के इन्फ्लामेशन को हम क्या बोलेंगे। सेकेंड नंबर ऑफ फोलिकुलाइटिस, तो फोलिकुलाइटिस बोला जाता है इन्फ्लामेशन ऑफ हेयर फॉलिकल्स। तो ये भी हमारा ऑप्शन सही नहीं होगा, क्योंकि हेयर फॉलिकल्स के इन्फ्लामेशन को फोलिकुलाइटिस बोलते हैं। थर्ड की हम बात करते हैं साल्पिंजाइटिस। साल्पिंजाइटिस हम बात करते हैं फेलोपियन ट्यूब की। फेलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम साल्पिंग्स भी होता है। जब हम ओबिज्म पढ़ेंगे, फेलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम साल्पिंग होता है, इसलिए फेलोपियन ट्यूब के इन्फ्लामेशन को हम क्या बोलते हैं, साल्पिंजाइटिस। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो गया हमारा साल्पिंजाइटिस। और फोर्थ वन है कोलिसिस्टाइटिस। ये हो गया हमारा इन्फ्लामेशन ऑफ, जहाँ पे कोली वर्ड लग जाता है वो रिलेटेड होता है गोल ब्लैडर से। तो ये हो गया हमारा कोलिसिस्टाइटिस। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा साल्पिंजाइटिस, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया इन्फ्लामेशन ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज आल्सो कॉल्ड इज। ये सिंगल लाइनर में बार बार रिपीटेडली कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। आप पहले क्वेश्चन पढ़िए। फोर्थ क्वेश्चन हमारा इरिटेशन, स्वेलिंग, वार्मथ एंड रेडनेस एट द इंट्रावीनस इन्फ्यूजन साइट इज ए साइन ऑफ। तो हमारा क्वेश्चन है, हमारा पहला ऑप्शन हो गया इन्फिल्ट्रेशन, सेकंड जो हमारा ऑप्शन है एम्बोलिज्म, थर्ड है बैक्टीरियमिया, फोर्थ वन इज थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। तो चलो हम एक एक इनको सॉल्व करते हैं कि किस तरीके से ये जो सिम्टम जो है किस कंडीशन के अंदर हमें देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो मोस्ट ऑफ द हमारा जो क्वेश्चन गलत होता है, हम सब इन्फिल्ट्रेशन और थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के अंदर कंफ्यूज होते हैं। तो हम देखते हैं कि इनमें क्या क्या, हम किस तरीके से डिफ्रेंशिएट इन दोनों को कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इन्फिल्ट्रेशन। पहले हम समझना होगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। जब भी हम किसी पेशेंट को कैन्युला डालते हैं और उसमें आईवी थेरेपी कैन्युला के थ्रू कोई आईवी फ्लूइड चढ़ाते हैं, तो उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन के बारे में इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो कौन सा कॉम्प्लिकेशन होगा जिसके अंदर ये सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन्फिल्ट्रेशन। मान लीजिए आपकी एक वेन है, इसके अंदर हम कैनुला के थ्रू हम आईवी फ्लूइड दे रहे हैं, लेकिन आईवी फ्लूइड आसपास के एरिया के अंदर फिल्ट्रेट हो गया है। इस कंडीशन को हम क्या बोल देंगे, इन्फिल्ट्रेशन। इस कंडीशन को क्या बोल देंगे, इन्फिल्ट्रेशन। नाम से आप देख पा रहे हैं कि इन्फिल्ट्रेशन का मतलब फिल्टर ऑफ आईवी फ्लूइड, फिल्टर ऑफ आईवी फ्लूइड, यानी कि वेन से बाहर आईवी फ्लूइड लीकेज होने लग जाता है और वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता है, तो उसको हम बोल देंगे इन्फिल्ट्रेट। हम एक एक इनके सिम्टम बोलते हैं। इन्फिल्ट्रेशन में जो सिम्टम देखने को मिलेगा, क्योंकि फ्लूइड एक्यूमुलेशन है तो वहाँ स्वेलिंग देखने को मिलेगी, स्वेलिंग देखने को मिलेगी। क्या इस सिम्टम में स्वेलिंग है? हाँ, स्वेलिंग है। सेकेंड बात करेंगे हम, कूल टेम्परेचर वहाँ पे देखने को मिलेगा। इन्फिल्ट्रेशन की हम बात करें तो वहाँ पे वार्मथ देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि आईवी फ्लूइड के एक्यूमुलेशन की वजह से वहाँ पे कूल टेम्परेचर हमें देखने को मिलेगा। फर्स्ट सिम्टम देखने को मिलेगा स्वेलिंग, सेकेंड वन इज कूल टेम्परेचर, थर्ड वन टेंडरनेस वहाँ पे देखने को मिलेगी वहाँ पे, यानी कि जब भी हम टच करेंगे तो वहाँ पे पेन फील होगा पेशेंट को। एंड फोर्थ वन शाइनी स्किन, फोर्थ वन इज शाइनी स्किन। तो ये सारे सिम्टम किसके हैं, इन्फिल्ट्रेशन के। लेकिन हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया इरिटेशन, स्वेलिंग, लेकिन आप यहाँ पे फोकस करें वार्मथ और रेडनेस, इन दो वर्ड पे आपको फोकस करना है। यही डिफ्रेंशिएट करेंगे कि आपको इन्फिल्ट्रेशन और थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस की कंडीशन में डिफ्रेंशिएट किस तरीके से करना है। तो क्या इन्फिल्ट्रेशन के अंदर स्वेलिंग, कूल टेम्परेचर देखने को मिलता है, ना कि वार्मथ, यानी कि गर्म स्किन हमें नहीं मिलेगी, कूल टेम्परेचर हमें मिलेगा। थर्ड वन टेंडरनेस, हमें पेन देखने को मिलेगा और शाइनिंग स्किन देखने को मिलेगी। तो ये सारे सिम्टम अगर हमें एग्जाम में देखे पूछे जाते हैं, जो कि बार बार पूछे जाते हैं, हर एक एमसीक्यू में मैं 4 एमसीक्यू सॉल्व करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। सेकेंड हम बात करते हैं एम्बोलिज्म। तो एम्बोलिज्म क्या है, बेसिकली कोई किसी भी तरीके से हमारा अगर ये ब्लड वेसल्स है, इसके अंदर कोई एम्बोलाई बन जाता है और वो मूव करने लगता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एम्बोलिज्म। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है ये आईवी थेरेपी से रिलेटेड है। और एम्बोलिज्म एक जनरल कॉम्प्लिकेशन है। वो एम्बोलिज्म का सिम्टम जो होगा वो इस पर डिसाइड करता है कि किस एरिया में जाके एम्बोलिज्म बनता है। मान लीजिए आपके लंग्स है, अगर लंग्स के अंदर एम्बोलिज्म का फॉर्मेशन होता है तो हमें रेस्पिरेटरी से रिलेटेड सारे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे। तो एम्बोलिज्म भी हमारा ऑप्शन गलत है। इन्फिल्ट्रेशन गलत है, क्योंकि इसके अंदर कूल स्किन देखने को मिल रही है और हमें क्वेश्चन में वार्म स्किन के बारे में पूछा गया है। थर्ड वन की हम बात करें तो बैक्टीरियमिया पहले आप समझिए क्या है। बैक्टीरियमिया इज द बैक्टीरियल लोड बढ़ जाता है ब्लड के अंदर, बैक्टीरियल लोड यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन ब्लड के अंदर हो जाता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं,
बैक्टीरियम। तो एक जनरलाइज कॉम्प्लिकेशन है, इसके अंदर फीवर देखने को मिलेगा, लेकिन ये किसी पर्टिकुलर साइट पे टेम्परेचर जो पूछा जा रहा है वहाँ तो देखने को नहीं मिलेगा, इसमें ऑल ओवर पूरी बॉडी में हमें फीवर देखने को मिलेगा, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अब हम बात करते हैं जो कि हमारे जो सिम्टम हमें पता होना चाहिए कि थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के अंदर कौन से सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि हम देख पा रहे हैं थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के एंड के अंदर एक वर्ड जुड़ा हुआ आइटिस, इसका मतलब हो गया इन्फ्लामेशन। आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, और हम सब जानते हैं इन्फ्लामेशन के कुछ करेक्टरिस्टिक सिम्टम होते हैं जिसके बेसिस पे हम इनको डिफ्रेंशिएट करती है। एक होता है रेडनेस, जिसको हम रूबर बोलते हैं। एक होता है डोलर, जिसको हम बोलते हैं पेन। एक होता है केलर, जिसको बोलते हैं हम वार्मथ। ट्यूमर, स्वेलिंग। एक लास्ट सिम्टम होता है फंक्शनल ऐसा। तो आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया था कि हमें क्वेश्चन में जो पूछा गया है क्वेश्चन, इरिटेशन, स्वेलिंग, वार्मथ और रेडनेस, ये चारों सिम्टम कौन सी कंडीशन के अंदर देखने को मिलेंगे। तो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के अंदर ही हमें सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। रेडनेस है क्योंकि एक इन्फ्लामेशन की कंडीशन है तो हमें रेडनेस दिखाई देगी। पेन हमें दिखाई देगा वहाँ पे। वार्मथ यानी कि जो स्किन होगी वहाँ पे हमें जो हॉट टेम्परेचर वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, ना कि कूल टेम्परेचर। तो हमारा ऑप्शन होगा थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। इसलिए जो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, आपको डिफ्रेंशिएट करना है। ये दो जो सिम्टम है दोनों कॉम्प्लिकेशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस होगा वो होगा कि वार्मथ और कूल स्किन के अंदर। इन्फिल्ट्रेशन के अंदर कूल टेम्परेचर में देखने को मिलता है, लेकिन थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के अंदर क्योंकि वहाँ पे एक इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन की स्टेज डेवलप होती है, इसलिए हमें वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होता है और हमें हॉट स्किन देखने को मिलती है, वार्मथ देखने को मिलता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा। फिफ्थ क्वेश्चन आप आंसर करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द ब्रेन कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, यानी कि ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो टेम्परेचर को रेगुलेट करता है बॉडी के अंदर। तो पहला ऑप्शन हो गया हमारा मेडुला ऑब्लांगेटा, सेकंड ऑप्शन हो गया हमारा पोन्स, थर्ड वन इज हाइपोथैलेमस एंड फोर्थ इज पिट्यूटरी ग्लैंड। जल्दी से आप करके इसका आंसर करिए कि टेम्परेचर जो सेंटर होगा और जो टेम्परेचर कंट्रोल होगा बॉडी का वो किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है। तो चलिए हम इसका आंसर देने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेडुला ऑब्लांगेटा, जो हमारा पहला ऑप्शन है। हम देखते हैं कि मेडुला ऑब्लांगेटा के अंदर कौन कौन से सेंटर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो जो हमारा मेडुला ऑब्लांगेटा के इसके अंदर एक सेंटर होता है हमारा रेस्पिरेशन सेंटर। हर एक एमसीक्यू के अंदर जो जितने भी चार ऑप्शन हैं उसमें से 4 एमसीक्यू बनेंगे, तो इसलिए आपको याद रखना है रेस्पिरेशन सेंटर के अंदर। इसके अंदर 2 रेस्पिरेशन सेंटर हमें देखने को मिलता है, एक होता है इंस्पायरेशन, एक होता है एक्सपायरेशन सेंटर। ये हम मेडुला ऑब्लांगेटा की बात कर रहे हैं। सेकंड जो हमारा जो सेंटर देखने को मिलेगा वो होगा कार्डियक सेंटर। कार्डियक सेंटर हमें मेडुला ऑब्लांगेटा के अंदर देखने को मिलता है। जितनी भी हार्ट रेट से इंक्रीज करना है या डिक्रीज वो सब मेडुला ऑब्लांगेटा के थ्रू रन होता है। थर्ड वन इज जितने भी हमारे रिफ्लेक्स सेंटर है यानी कि स्नीजिंग, कफिंग, ये सारे सेंटर हमें कहाँ देखने को मिलेंगे, मेडुला ऑब्लांगेटा के अंदर। लेकिन यहाँ पे जो टेम्परेचर वाला जो सेंटर है वो हमें नहीं देखने को मिलेगा। जो इंपॉर्टेंट सेंटर है मेडुला ऑब्लांगेटा के अंदर तो हमारा हो गया रेस्पिरेशन सेंटर, कार्डियक सेंटर जिसके अंदर हार्ट रेट को रेगुलेट करता है, और जितने भी रिफ्लेक्सेस सेंटर है हमारे कफिंग, स्नीजिंग, वो हमें मेडुला ऑब्लांगेटा के अंदर देखने को मिलता है। सेकंड जो हम बात करते हैं पोन्स की हम बात करते हैं कि पोन्स के अंदर कौन से हमारे सेंटर देखने को मिलते हैं। पोन्स में भी रेस्पिरेशन से रिलेटेड 2 सेंटर हमें देखने को मिलते हैं, तो हमें कन्फ्यूज नहीं होना है। मेडुला ऑब्लांगेटा में जो रेस्पिरेशन सेंटर थे वो थे इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, यानी कि ये इंस्पायरेशन को और एक्सपायरेशन को रेगुलेट करते हैं। जो पोन्स के अंदर जो रेस्पिरेशन सेंटर है वो रेट और डेप्थ को रेगुलेट करते हैं। इसके अंदर 2 प्रेजेंट होते हैं, एपनिस्टिक सेंटर और सेकंड इज न्यूमोस्टिक सेंटर। तो जो जितनी भी हमारे रेस्पिरेशन के दौरान जितनी हमारी रेट इंक्रीज होती है यानी कि रेस्पिरेटरी रेट को इंक्रीज करने का काम कौन सा सेंटर करेगा, एपनिस्टिक सेंटर। और जितनी हमारी रेस्पिरेशन की डेप्थ है, कितनी सेलो और कितनी रेगुलर हमें कितना डेप्थ में रेस्पिरेशन करना है, वो सेंटर हमारा पोन्स के अंदर न्यूमोटैक्सिक जो सेंटर होता है वो रेगुलेट करता है। थर्ड वन हम बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पहला हमारा मेडुला ऑब्लांगेटा ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर नहीं है। सेकंड वन पोन्स भी नहीं होगा। थर्ड वन हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस। देखते हैं हम हाइपोथैलेमस के अंदर कौन कौन से सेंटर हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस के अंदर हंगर
यानी कि जो हमें भूख लगती है वो कौन रेगुलेट करता है, हमारा हाइपोथैलेमस, इसलिए इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है। थ्रस्ट यानी कि हमें जो प्यास लगती है उसका सेंटर भी किसके अंदर होता है, हाइपोथैलेमस के अंदर। थर्ड वन इज स्लीप वेक साइकिल, जो हमारी स्लीप वेक साइकिल है उसको भी रेगुलेट हमारा हाइपोथैलेमस करता है। और फोर्थ वन जो इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है, हमारे टेम्परेचर रेगुलेशन, यानी कि टेम्परेचर सेंटर जो हमारा प्रेजेंट होता है वो किसके अंदर होता है, हाइपोथैलेमस के अंदर। तो हमारा सही आंसर हो गया हाइपोथैलेमस। और पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर ऐसा कोई सेंटर हमें देखने को नहीं मिलता, सिर्फ पिट्यूटरी ग्लैंड का जो हार्मोन हमने जो पहले क्वेश्चन में डिस्कस करा था, हार्मोन सिक्रेशन का काम होता है, जिसके थ्रू पूरी ऑल ओवर बॉडी को कंट्रोल करती हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, तो हमारा आंसर होगा हाइपोथैलेमस। चलिए हम अब आपको सारे ये सेंटर्स याद रखने हैं, किस किस तरीके से कौन कौन से सेंटर ब्रेन के किस पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। ये अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके से एग्जाम्पल देके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पेशेंट इज रिसीविंग हिपेरिन थेरेपी, व्हाट ड्रग शुड बी केप्ट एट बेड साइड इन केस ऑफ हिपेरिन टॉक्सिसिटी। पहला ऑप्शन देखिए यहाँ पे है एन एसिटाइलसिस्टीन, सेकेंड ऑप्शन हमारा प्रोटामिन सल्फेट, थर्ड ऑप्शन हमारा वॉरफेरिन, और फोर्थ ऑप्शन विटामिन के। तो चलिए आप जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ये बहुत वन लाइनर बहुत इजी क्वेश्चन है, जो बार बार एम्स का और नॉर्थ सेट में फेवरेट क्वेश्चन है उनका। बार बार ये रिपीटेडली क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। बेसिकली ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये एंटीडोट पूछ रहे हैं, इसका हिपेरिन का। तो हमें सारे एंटीडोट अच्छे से याद करने हैं। तो हम देखते हैं, चलो एनेसिटाइलसिस्टीन, क्या एनेसिटाइलसिस्टीन की जरूरत पड़ेगी हम जब हिपेरिन थेरेपी दे रहे होंगे, जो प्रायोरिटी वाइज की जो क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो एनेसिटाइलसिस्टीन जो हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि एनेसिटाइलसिस्टीन एंटीडोट है पीसीएम का। पीसीएम को ही हम बोलते हैं एसिटामिनोफेन, पीसीएम को दूसरा नाम हो गया एसिटामिनोफेन। तो इसका जो हमारा एंटीडोट हो गया वो हो गया एन एसिटाइलसिस्टीन। तो हमारा पहला ऑप्शन हो गया गलत। सेकेंड वन इज प्रोटामिन सल्फेट, तो हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा, प्रोटामिन सल्फेट, क्योंकि हिपेरिन का जो एंटीडोट होता है, जो हिपेरिन टॉक्सिसिटी में हम देते हैं। तो जब भी हमें हिपेरिन थेरेपी पेशेंट को चलानी है तो हमें पहले से ही प्रोपाइलेक्टिकली हमारे बेड साइड क्या होना चाहिए, प्रोटामिन सल्फेट। यानी कि इन केस अगर हमें हिपेरिन टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है तो हम वहाँ पे इस एंटीडोट को यूज़ करें। तो हमारा जो आंसर होगा इसका ये होगा प्रोटामिन सल्फेट। बाकी जो वॉरफेरिन है, विटामिन के हैं, ये वॉरफेरिन एक एंटीकोगुलेंट है जो हिपेरिन के साथ साथ हम यूज करते हैं। इसका एंटीडोट है विटामिन के। वॉरफेरिन का एंटीडोट क्या हो गया, विटामिन के। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तो जो हमारा ऑप्शन है प्रोटामिन सल्फेट। ये वन लाइनर में बार बार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको इनको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। आपको कमेंट करके इनका आंसर देते रहना है, ताकि आपकी तैयारी हमें साथ साथ होती रहे। ये वो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो बार बार नोट सेट और जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार रिपीटेडली पूछे गए हैं, उन्हीं से हमने ये क्वेश्चंस मॉडल पेपर तैयार करा है। जो सेवन्थ हमारा क्वेश्चन है, इनएडुकेट इनटेक बाय द प्रेग्नेंट वुमेन ऑफ विच विटामिन कैन कोज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। हमने ऐसे क्वेश्चन लिए जिससे हम कोशिश करते हैं कि चार ऑप्शन के अंदर हम चार अलग अलग एमसीक्यू सोल्व करवाने की कोशिश करें। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है नियासिन, सेकेंड है फॉलिक एसिड, थर्ड है थायमिन, और फोर्थ वन इज राइबोफ्लेविन। तो आपको कमेंट करके इसका आंसर देना है कि इसका क्वेश्चन का मतलब है कि प्रेग्नेंट वुमेन है उसको कौन सा विटामिन अगर उसको डाइट के अंदर नहीं देंगे तो उसको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने के चांसेस हमें देखने को मिलते हैं। आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है। तो चलिए इसका क्वेश्चन आंसर हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नियासिन। नियासिन है विटामिन B3। जैसे हम बात करते हैं विटामिन बी के अलग अलग पार्ट होते हैं, विटामिन B1 B2 अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से कौन से विटामिन से हमें क्या कंडीशन देखने को मिलती है। B1 की जो अगर डिफिशियंसी होती है तो हमें देखने को मिलता है बेरी बेरी की कंडीशन हमें देखने को मिलती है। तो आपको एक एमसीक्यू के अंदर हम डिफरेंट एमसीक्यू सॉल्व करवाएंगे। B2 है राइबोफ्लेविन और B3 है नियासिन। चलिए हम आंसर फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। B1 की अगर डिफिशियंसी हो रही है तो विटामिन बेरी बेरी होता है, तो हमारा B1 तो इसमें ऑप्शन में है नहीं, B1 हमारा आंसर होगा भी नहीं। B2 है हमारा राइबोफ्लेविन, जिसको हम B2 का जो नेम है उसको हम बोलते हैं राइबोफ्लेविन। तो हम देखते हैं राइबोफ्लेविन की जो डिफिशियंसी है उससे क्या होता है, उससे हमें जो कंडीशन देखने को मिलती है एंगुलर
एंगुलर स्टोमेटाइटिस, यानी कि जो हमारे लिप्स होते हैं उनके कॉर्नर में इन्फेक्शन हमें देखने को मिलता है, इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है, बहुत सारे स्पॉट्स बन जाते हैं। इसको हम क्या बोल देते हैं, एंगुलर स्टोमेटाइटिस। तो ये किस कंडीशन में देखने को मिलता है, हमें विटामिन B2 की कंडीशन के अंदर हमें देखने को मिलता है कि विटामिन B2 की अगर डिफिशियंसी है तो हमें एंगुलर स्टोमेटाइटिस की कंडीशन देखने को मिलती है। तो राइबोफ्लेविन भी हमारा आंसर नहीं होगा। इसके अंदर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मेज यानी कि जो मक्का होता है, मक्का जो हम बेसिकली अनाज, एक टाइप का अनाज होता है मक्का, उसके अंदर विटामिन B12 बाइंडिंग स्टेज में होता है। इसलिए जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ मेज से कौन सी हमें डिजीज देखने को मिलते हैं, तो विटामिन B2 की कमी से एक और डिजीज हमें देखने को मिलती है, वो हो गया पेलाग्रा। बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बार बार पूछा जाता है। इसके अंदर हमें पहले 3D था, इसका साइन अब 4D हो गया है, एक D4, यानी कि 4 अलग अलग साइन हमें देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर हमारा डर्मेटाइटिस, डायरिया, और जो फोर्थ एड हुआ था इसके अंदर डेथ, एंड फोर्थ वन इज डिमेंशिया। तो ये इंपॉर्टेंट MCQ आपको याद रखना है कि किस तरीके से विटामिन B2 की डिफिशियंसी या एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ मेज में हमें कौन सी कंडीशन देखने को मिलती है, पेलाग्रा, जिसके अंदर 4D साइन हमें देखने को मिलता है, डर्मेटाइटिस, डायरिया, डेथ और डिमेंशिया। तो ये 89 हमारा ऑप्शन नहीं है, तो हम क्रॉस कर देते हैं इसको। सेकेंड हम बात करते हैं फॉलिक एसिड। तो एग्जाम जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रेग्नेंट वुमेन को कौन से विटामिन की कमी की वजह से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है। तो प्रेग्नेंट वुमेन को हम सबको पता है कि आयरन और फॉलिक एसिड की टेबलेट चलाई जाती है। उसके 2 रीज़न होते हैं, एक क्योंकि प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर एनीमिया की कंडीशन देखने को मिलती है, तो एनीमिया नहीं हो उसके प्रोफाइलेक्टिकली हमें आयरन और फॉलिक एसिड की टेबलेट चलाई जाती है। एक एंटीनेटल विजिट के दौरान जब प्रेगनेंसी प्लान करनी होती है उससे पहले फॉलिक एसिड की टेबलेट हम देते हैं प्रेग्नेंट वुमेन को, तो वो किसको किसको प्रिवेंट करती है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए हमें कौन सा विटामिन देखना होगा, वो होगा फॉलिक एसिड। थर्ड वन, तो हमारा आंसर यही है। थर्ड वन हम देख लेते हैं, थायमीन। थायमीन की हमने बात करी, विटामिन B1, विटामिन B1 को हम बोल देते हैं थायमीन। तो इसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, बेरी। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो विटामिन B1 की डेफिशिएंसी बेरी देखने को मिलता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखने को नहीं मिलता, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। और राइबोफ्लेविन का हमने डिस्कस कर लिया है, तो तीनों विटामिन B1, B2, B3 का हमने डिस्कशन करा है, जो हमारा आंसर होगा फॉलिक एसिड। तो आप देख पा रहे हैं कि हम एक क्वेश्चन के अंदर हमने 4 MCQ डिस्कस करे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा MCQ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है। जितने भी एम्स के जितने भी एग्ज़ाम हैं, दिल्ली एम्स जब सेपरेट एग्ज़ाम कंडक्ट होता था उसका फेवरेट क्वेश्चन होता था, इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, इसको आप याद रखना है। क्वेश्चन है, विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस इज सीन इन मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी कि किसी पेशेंट को अगर रिपीटेडली, मैसिव का मतलब होता है रिपीटेडली, बहुत ज़्यादा, अगर 10 यूनिट मान लो किसी पेशेंट को किसी ट्रॉमा की वजह से हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, BT करते हैं, तो उसके अंदर कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हमें देखने को मिलेगा। पहला ऑप्शन हो गया हमारा हाइपर कैल्सीमिया, सेकेंड वन इज हाइपोकैल्सीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया। पहले इन कंडीशन को समझते हैं कि कंडीशन क्या है। हाइपर कैल्सीमिया यानी हाइपर यानी होता है ज़्यादा, नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा, और कैल्सीमिया का मतलब कैल्शियम, यानी कि कैल्शियम का अमाउंट ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाए कंसंट्रेशन, तो उसको हम बोल देंगे हाइपर कैल्सीमिया। सेकेंड है हाइपोकैलीमिया, हाइपो का मतलब होता है डिक्रीज, और कैलीमिया का मतलब होता है पोटेशियम, यानी कि पोटेशियम लेवल ब्लड के अंदर डिक्रीज हो जाए, उसको हम बोलते हैं हाइपोकैलीमिया। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट करिए। थर्ड वन हाइपोकैल्सीमिया, यानी कि डिक्रीज कैल्शियम लेवल इन ब्लड, उसको हम बोल देंगे हाइपोकैल्सीमिया। और फोर्थ वन हाइपोग्लाइसीमिया, डिक्रीज ग्लूकोज। तो अब आपको इसका आंसर करना है कि मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन में पेशेंट के अंदर कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हमें देखने को मिलता है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर किसी पेशेंट को हो रहा है, तो आपको 3 कंडीशन याद रखनी है जो हमें देखने को मिलती है। आपको आंसर इसी में से मिल जाएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। पहला जो हमें इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस देखने को मिलता है मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, वो हो गया हमारा हाइपर कैलीमिया। सेकेंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस जो हमें देखने को मिलता है वो हो गया हमारा
कैल्सीमिया। अब इनमें से आप ये दोनों कंडीशन हमें मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है। दोनों में से कोई सा भी एमसीक्यू एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको याद रखना है। तो इसमें से देखिए कि ऑप्शन में क्या अवेलेबल है। हाइपरकैलेमिया नहीं है, तो जो हमारा जो आंसर होगा वो होगा हाइपोकैल्सीमिया। हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। बाकी सारे जो ऑप्शन है वो हमारे रॉन्ग है। बाकी हमारा करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा हाइपरकैल्सीमिया, सॉरी हाइपरकैल्सीमिया नहीं, हाइपोकैल्सीमिया जो हमारा आंसर होगा हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया हमारा आंसर होगा। अब देखिए क्यों ऐसा कंडीशन हमें देखने को मिलती है। मान लीजिए किसी पेशेंट को 10 यूनिट एक दिन के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, तो जो उसके अंदर आरबीसी प्रेजेंट होती है ब्लड के अंदर, जिसका लाइफ स्पान, जो आरबीसी का लाइफ स्पान होता है 120 डेज होता है। लेकिन जो हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं उसमें सभी आरबीसी न्यू आरबीसी नहीं होती है, ओल्ड आरबीसी होती है, जिसका लाइफ स्पान नियर टू एक्सपायरी होता है। यानी कि उनका एक्सपान, मान लीजिए किसी आरबीसी का लाइफ स्पान 60 डेज चल रहा है, उसमें 70 डेज चल रहा है, तो एक टाइम लिमिट के बाद में इन आरबीसी का रप्चर होने लग जाता है, आरबीसी का ब्रेकडाउन होने लग जाता है, क्योंकि ब्लड बैंक के अंदर ब्लड को स्टोर करके रखा जाता है काफ़ी दिन तक। इसकी वजह से क्या होता है, आरबीसी का ब्रेकडाउन होने लग जाता है। आरबीसी के अंदर एक आयन प्रेजेंट होता है, पोटेशियम आयन। इसकी वजह से पोटेशियम का लीकेज होने लग जाता है बाहर ब्लड के अंदर, और इसी की वजह से जो कंडीशन देखने को मिलती है हमें मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, वो है हाइपरकैलेमिया। इसलिए हमें हाइपरकैलेमिया देखने को मिल रहा है। तो इसका जो रीज़न है, हाइपरकैलेमिया में मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि आरबीसी का ब्रेकडाउन होके उसके अंदर से जो पोटेशियम है वो लीक होने लग जाता है ब्लड के अंदर, और इसी की वजह से हमें हाइपरकैलेमिया की कंडीशन देखने को मिलती है। जो सेकंड कंडीशन की हम बात करें कि हाइपोकैल्सीमिया में क्यों देखने को मिलता है, हाइपोकैल्सीमिया क्यों हमें देखने को मिलता है। मान लीजिए ये ब्लड बैंक के अंदर आपका ब्लड स्टोरेज है, 1 यूनिट ब्लड स्टोरेज है, तो ब्लड बैंक के अंदर इसको एंटीकोगुलेंट के रूप में इसमें सोडियम सिट्रेट मिलाया जाता है। सोडियम सिट्रेट एंटीकोगुलेंट है जो ब्लड को कोगुलेशन होने से प्रिवेंट करता है। ये ब्लड बैंक के अंदर एक एज ए एंटीकोगुलेंट यूज किया जाता है। तो मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन में जितना भी जो कैल्शियम होता है ब्लड के अंदर, इस सिट्रेट से बाइंड होके एक्सक्रीट हो जाता है, सिट्रेट से बाइंड होके एक्सक्रीट हो जाता है। इसलिए ब्लड के अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हमें देखने को मिलती है, और इसीलिए हमें जो कंडीशन देखने को मिलती है वो हाइपोकैल्सीमिया। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि दो कंडीशन क्यों मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर डेवलप होती है। पहला हो गया हाइपरकैलेमिया और सेकंड वन इज हाइपोकैल्सीमिया। तो आपको ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो हमारा 9th क्वेश्चन है, वेयर इज द आइडियल साइट फॉर लंबर पंक्चर इन एडल्ट्स। यानी कि एडल्ट्स के अंदर लंबर पंक्चर की आइडियल साइट कौन सी है। आपके ऑप्शन है बिटवीन L1 L2, बिटवीन L2 L3, बिटवीन L3 L4, बिटवीन L4 L5। तो आपको आंसर करना है इसका। जल्दी से आप कमेंट करके इसका आंसर करिए। हम डिस्कस करते हैं तब तक इसके बारे में कि लंबर पंक्चर किसको बोलते हैं। मान लीजिए हमारी वर्टिब्रा है, स्पाइन जिसके अलग अलग पार्ट होते हैं, सर्वाइकल वर्टिब्रा, थोरेसिक वर्टिब्रा, और यहाँ पे होता है हमारा लंबर वर्टिब्रा, बाद में सेक्रल और कोकेक्स। मान लीजिए हमारा लंबर वर्टिब्रा है, इसको हम इस तरीके से जूम करके अगर देखते हैं, इसके अंदर अलग अलग वर्टिब्रा इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। इसको हम बोल देते हैं L1 L2 L3 L4 और L5। और लंबर पंक्चर किसको बोलते हैं कि इसी के अंदर हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो हमारा CSF प्रेजेंट होता है, तो एक प्रोसीजर के द्वारा हमें यहाँ से CSF का एक सैंपल लेते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, लंबर पंक्चर। इन वर्टिब्रा के बीच में हम एक निडल इंसर्ट करते हैं और सब एरोकोनॉइड स्पेस से हम CSF का कलेक्शन करते हैं, इसी प्रोसीजर को हम बोलते हैं लंबर पंक्चर। तो हम ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि लंबर पंक्चर के लिए आइडियल साइट कौन सी एडल्ट के अंदर, और वो आइडियल साइट क्यों होती है, आप देख रहे हैं यहाँ पे L1 L2 कुछ इस तरीके से लंबर वर्टिब्रा का अरेंजमेंट होता है हमारी स्पाइन के अंदर, हमारी वर्टिब्रा के अंदर। अब जिसका जो आंसर होगा, जो इसका आंसर आपको एग्जाम में करके आना है, काफ़ी कंफ्यूजिंग ये आंसर होता है, कई बार अलग अलग एग्जाम में अलग अलग इसका आंसर माना जाता है। आपका जो आइडियल आंसर आपको जो करना है वो होगा, आपको याद रखना है बिटवीन L3 एंड L4, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। जब ये अगर ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है तब आपको L4 L5 के लिए जाना है, लेकिन कभी भी L1 L2 और L2 L3 के लिए कभी भी हमें उस ऑप्शन में उसको सेलेक्ट नहीं करना है। इसका रीज़न क्या है, ये आपकी वर्टिब्रा है, ये आपकी वर्टिब्रा है जिसमें अलग अलग लेवल है। तो मान लीजिए जो आपकी वर्टिब्रा है इसके अंदर आपकी स्पाइनल कॉर्ड है,
वर्टिब्रा के अंदर स्पाइनल कॉर्ड जो प्रोटेक्ट रहती है, वो स्पाइनल कॉर्ड कहाँ तक प्रेजेंट होती है, वो आपकी होती है L2 की अपर सरफेस तक। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ तक आपकी स्पाइनल कॉर्ड एंड हो जाती है और उसके बाद में उसके टर्मिनल्स ओरिजिनेट होते हैं। लेकिन जो स्पाइनल कॉर्ड जो एंड होती है वो होती है आपकी L1 की लोअर सरफेस पे, L1 की लोअर सरफेस या फिर L2 की अपर सरफेस में। तो हमें लंबर पंक्चर करते टाइम ये ध्यान देना है कि हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो डैमेज नहीं हो जाए। तो हम L1 L2 तो हम करेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड अगर हम यहाँ पे निडल डालते हैं CSF के रिमूवल के लिए तो चांसेस है कि वहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो जाएगी। तो L1 L2 तो हमारा ऑप्शन वैसे ही भी गलत हो गया। सेकेंड है L2 L3, क्योंकि हमने बात करी कि L2 की अपर सरफेस तक भी स्पाइनल कॉर्ड आती है, तो हम यहाँ रिस्क नहीं लेंगे। कई बार अगर सही से अगर हम परफॉर्म नहीं कर पाते तो वहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड के रप्चर होने के चांसेस होते हैं। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। हम लेते हैं L3 और L4 जो कि सबसे सेफेस्ट साइट है। यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड का एंड हो जाता है और उसके नीचे हम इजीली CSF का रिमूवल कर सकते हैं। तो इसीलिए जो हमारा आंसर होगा वो होगा L3 L4। तो एग्जाम में अगर L3 L4 हमारी पहली प्रायोरिटी होगी L3 L4, और अगर ये प्रेजेंट नहीं है तो जितने भी L3 L4 से नीचे वाले वर्टिब्रा होंगे उसको हम करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन L1 L2 L2 L3 कभी हमें सेलेक्ट नहीं करना है। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया कि लंबर पंक्चर क्या है, कौन सी उसकी आइडियल साइट है और उसके पीछे का रीज़न क्या है कि हम क्यों L3 L4 को ही मोस्ट प्रिफर्ड साइड मानते हैं लंबर पंक्चर में। लंबर पंक्चर को हम स्पाइनल टेप के नाम से भी जानते हैं। जो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हम बात करते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन इज द विच टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। पहला ऑप्शन हो गया हमारा टाइप 1, सेकेंड वन इज टाइप 2, थर्ड वन इज टाइप 3 एंड फोर्थ वन इज टाइप 4। तो इसका आंसर करना है आपको कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के, जो हमने देखा कई बार हम जब ब्लड BT पढ़ते हैं तो हमें बार बार हमें कॉम्प्लिकेशन के अंदर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन या ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हमें पढ़ाई जाती है। तो आपको इसका आंसर करना है कि किस टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है और कौन सा उसका करेक्ट आंसर होगा। आपको जल्दी से कमेंट करके अगर आपको बताना है तो मैं एक इसको सॉल्व करवाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के बारे में। तो जो इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। IgE मीडिएटेड होती है टाइप 1, जितनी भी टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है, यानी कि इसके अंदर से हिस्टामिन रिलीज होता है IgE एंटीबॉडी के अंदर, यानी कि हमारी बॉडी में IgE एंटीबॉडी से हिस्टामिन रिलीज होता है, उसकी वजह से कोई रिएक्शन होती है तो वो टाइप 1 के अंदर आती है। तो जो हमारे जो क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर एग्जाम्पल्स के अंदर बनते हैं कि टाइप 1 के या टाइप 2 या टाइप 3 या जितने भी हमारे टाइप की रिएक्शन है उसमें से कौन कौन से एग्जाम्पल उसके अंदर कौन कौन से टाइप में आते हैं। तो हम बात करते हैं कि टाइप 1 के अगर हम बारे में बात करें तो जितनी भी एलर्जिक रिएक्शन है, एज वी नो कि IgE जो है जो एलर्जिक रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है क्योंकि ये हिस्टामिन का रिलीज करती है। तो जितनी भी हमारी एलर्जिक रिएक्शन वाली जितनी भी हमारी रिएक्शन होगी या फिर एनाफाइलेटिक रिएक्शन होगी वो किसके अंदर आती है, टाइप 1 के अंदर। तो आपको ये दोनों एग्जाम्पल याद रखने हैं। सेकेंड हम बात करते हैं टाइप 2 के बारे में। टाइप 2 के बारे में जैसे हम बात करते हैं टाइप 1 के अंदर IgE मीडिएटेड होती है, यानी कि IgE की वजह से टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखने को मिलती है। वैसे ही टाइप 2 एंटीबॉडी मीडिएट होती है, एंटीबॉडी, यानी कि इसके अंदर जो रिएक्शन देखने को मिलेगी वो एंटीबॉडी की वजह से, यानी कि हमारी जो बॉडी है उसके अंदर एंटीबॉडी बनेगी और उसी की वजह से हमें रिएक्शन देखने को मिलेगी। अब इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल इसके अंदर आते हैं टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के अंदर। जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछा गया है आपको याद रखना है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हम देखते हैं कि कई बार जो रिएक्शन होती है वो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की वजह से हमें रिएक्शन वहाँ पे देखने को मिलती है। तो हम देख पा रहे हैं टाइप 2 में एंटीबॉडी मीडिएटेड होती है और यहीं पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन में एंटीबॉडी बनती है, इसकी वजह से रिएक्शन देखने को मिलती है। तो हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। यानी कि जो पूछा गया कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में जो होती है वो किस टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, जो हमारा आंसर होगा टाइप 2, क्योंकि जो एंटीबॉडी मीडिएट होती है। आपको कुछ नहीं, इसका सिर्फ एग्जाम्पल से याद रखने हैं। सेकंड जो एग्जाम में प्रीवियसली एग्जाम में पूछा गया इरिथ्रोब्लास्टिक फिटलिस, यानी कि जब प्रेगनेंसी होती है उस दौरान अगर फिटस के ब्लड में एंटीबॉडीज़ बन जाती है और फिटस की डेथ हो जाती है उसको हम बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टिक फिटलिस। तो ये भी किसके अंदर आता है, हमारा टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के अंदर। थर्ड हम बात करते हैं टाइप 3 के अंदर। हमारा जो आंसर तो यहीं पे करेक्ट हो गया कि टाइप 2
ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन का टाइप है। फिर भी हम टाइप 3 के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले हमने बात करी आईजी मीडिएटेड होती है, सेकंड एंटीबॉडी मीडिएटेड, और थर्ड हम बात करते हैं इम्यून कॉम्प्लेक्स, यानी कि हमारा खुद का इम्यून सिस्टम अगर हमारी बॉडी को अटैक करने लग जाए और उसकी वजह से अगर रिएक्शन होती है तो वो कौन सी आती है, टाइप 3। इसके अंदर आप एग्जाम्पल लिख लीजिए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला हो गया आपका फार्मर्स लंग्स, सेकंड हो गया आपका सिस्टेमिक लूपस इरिथमेटस। ये आपको दोनों एग्जाम्पल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। तीनों रिएक्शन के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं आपको अच्छे से याद रखने हैं। हम बात करते हैं टाइप 4। टाइप 4 की जो रिएक्शन होती है उसके अंदर कौन कौन से पॉइंट हम इंक्लूड करते हैं। टाइप 4 जो होती है इसमें जो एग्जाम्पल, इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन, यानी कि आफ्टर 48 आवर्स। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन कौन सी है, तो आपका जो ऑप्शन होगा वो हो गया टाइप 4 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन, क्योंकि ये 48 आवर्स बाद में डेवलप होती है, इसके लिए इसको हम बोलते हैं डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। इसके अंदर जो एग्जांपल है वो हो गया आपका मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस की कंडीशन टाइप 4 के अंदर आती है। सेकंड जो हो गया ट्यूबरकुलिन रिएक्शन, यानी कि टीबी के लिए मोन्टेक टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं और उसकी वजह से हमें अगर कोई रिएक्शन होती है उस मोन्टेक टेस्ट के दौरान जिसमें हम ट्यूबरकुलिन यूनिट पेशेंट के इंट्राडर्मली देते हैं, अगर वहाँ रिएक्शन देखने को मिलती है और वहाँ हम 48 आवर्स से 72 आवर्स वेट करते हैं तो उस रिएक्शन किसके अंदर आती है, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। और जो फोर्थ इसका थर्ड एग्जांपल है वो एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। तो ये आपको सारे एग्जांपल याद रखने हैं। जरूरी नहीं कि आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन में से क्वेश्चन पूछा जाए, इन सब एग्जांपल में से कोई से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है, तो आपको ये याद रखना है। सेकेंड हम बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, चलिए 11 तो हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज वैक्सीन इंक्लूड इन मिशन इंद्रधनुष एक्सेप्ट। पहले आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि मिशन इंद्रधनुष के अंदर कौन सी वैक्सीन आती है एक्सेप्ट, यानी कि एक्सेप्ट लगा के हम पूछ रहे हैं कि हमें वो वैक्सीन पूछ रहा है जो मिशन इंद्रधनुष के अंदर नहीं आती है, नहीं इन्वॉल्व होती है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन देखते हैं। पहला हमारा ऑप्शन हो गया मीजल्स, सेकेंड वन हम बात करते हैं हमारा वूपिंग कफ, थर्ड वन इज पोलियो एंड फोर्थ वन रूबेला। तो आपको कमेंट करके इसका आंसर देना है कि कौन सी रिएक्शन इसके अंदर, कौन सी जो डिजीज़ है, कौन सी वैक्सीन है इसके अंदर इंक्लूड नहीं होती है मिशन इंद्रधनुष के अंदर। जल्दी से आप कमेंट करके इसका आंसर दीजिए, तब हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो हम डिस्कस करते हैं मिशन इंद्रधनुष के बारे में, हम आंसर फाइंड करने की कोशिश करते हैं मिशन इंद्रधनुष। पहले हम देखते हैं कि मिशन इंद्रधनुष क्या है, किस तरीके से इसको इनेक्ट किया गया, किस तरीके से इनेक्ट किया गया। इसकी जो डेट सबसे पहले हम देखते हैं, जो क्वेश्चन आता है 25 दिसंबर 2014, यानी कि 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था ये भी क्वेश्चन आता है, जेपी नड्डा जो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थे उस टाइम, उनके द्वारा मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया गया था। उसका लॉन्च करने की वजह थी जो जितनी भी हमारे 7 किलर डिजीज़ थी उस टाइम, 7 किलर डिजीज़ के अगेंस्ट वैक्सीनेशन प्रोवाइड कराने का काम मिशन इंद्रधनुष के द्वारा परफॉर्म किया जा रहा था। इसलिए उसको जैसे इंद्रधनुष में 7 कलर होते हैं वैसे इस मिशन का नाम मिशन इंद्रधनुष दिया गया, क्योंकि इसमें हम 7 किलर डिजीज़ के अगेंस्ट वैक्सीनेशन हमने स्टार्ट करा था। तो इसके अंदर जो कौन कौन सी डिजीज़ के अंदर वैक्सीनेशन इंक्लूड किया गया, पहला था हमारा डिप्थीरिया, पहला हो गया हमारा डिप्थीरिया, दूसरा हो गया पर्टोसिस, पर्टोसिस को हम क्या बोलते हैं, वूफिंग कफ, थर्ड वन इज टिटेनस, 3 डिजीज ये हो गई हमारी, फोर्थ वन इज टीबी, पोलियो, मीजल्स एंड हेपेटाइटिस बी। तो ये 7 किलर डिजीज थी उस टाइम, तो उनके अगेंस्ट एक मिशन लॉन्च किया गया जिसका नाम दिया गया मिशन इंद्रधनुष। क्यों दिया गया, क्योंकि 7 डिजीज, जैसे इंद्रधनुष में 7 कलर होते हैं वैसे 7 डिजीज के अगेंस्ट हमें वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। 7 डिजीज के अंदर हमारा डिप्थीरिया, पर्टोसिस, टिटनेस, आपको डीपीटी करके याद रखना है, फोर्थ वन टीबी, पोलियो, मीजल्स और हेपेटाइटिस बी। ये 7 किलर डिजीज थी, इसके अगेंस्ट हमें वैक्सीनेशन स्टार्ट किया गया। इसको नाम क्या दिया गया, मिशन इंद्रधनुष। और कुछ स्टेट के अंदर, कुछ सेलेक्टिव स्टेट थे जिसके अंदर कुछ और भी वैक्सीन इसके अंदर ऐड की, जिसके अंदर जापानी इंसेफ्लाइटिस,
हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी और मेनिंजाइटिस। तो आपको याद रखना है ये सारी चीज़ें। मिशन इंद्रधनुष कब लॉन्च किया गया? 25 दिसंबर 2014 को। किसके द्वारा? जेपी नड्डा के द्वारा। इसके अंदर हमें क्या 7 किलर डिजीज के अगेंस्ट वैक्सीनेशन प्रोवाइड करा जा रहा था, जिसके अंदर हमारा डिप्टीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस, टीबी, पोलियो, मीजल्स और हेपेटाइटिस भी इंक्लूड किया गया था। और कुछ सिलेक्टिव स्टेट के अंदर जापानीज एंसेफेलाइटिस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी और मेनिंजाइटिस भी इंक्लूड किया गया था। तो हम देखते हैं वापस हमारे क्वेश्चन की ओर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज वैक्सीन इंक्लूड इन मिशन इंद्रधनुष एक्सेप्ट, यानी कि कौन सी, क्वेश्चन का मतलब कि कौन सी वैक्सीन मिशन इंद्रधनुष के अंदर नहीं आती। तो हम सबसे पहले देखते हैं मीजल्स। क्या मीजल्स आ रहा है? तो आप देख पा रहे हैं यहाँ मीजल्स था, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। सेकेंड वन इज वूपिंग कप, जैसे कि हमने बात करी पर्टुसिस का दूसरा नाम ही वूपिंग कप होता है, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि हमें वो वैक्सीन सेलेक्ट करनी है जो नहीं आता है। थर्ड वन इज पोलियो। क्या पोलियो आता है? जी बिल्कुल पोलियो आता है, तो हमारा ऑप्शन पोलियो भी नहीं होगा। फोर्थ वन इज रुबेला। रुबेला का नाम होता है जर्मन मीजल्स भी उसको बोलते हैं। ये मिशन इंद्रधनुष के अंदर इंक्लूड नहीं था, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा रुबेला। तो जिन्होंने भी डी कमेंट किया है वो उनका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग से है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग कॉज पेरिफेरल न्यूराइटिस, यानी कि कौन सी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग से एक कॉम्प्लिकेशन हमें देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं पेरिफेरल न्यूराइटिस। इसके ऑप्शन हो गए स्ट्रेप्टोमाइसिन, सेकेंड रिफाम्पसिन, सी हो गया हमारा आइसोनियाजिड, फोर्थ हो गया पैराजिनामाइड। तो जिसको भी आपको आंसर करना है कमेंट के अंदर जाके कि पेरिफेरल न्यूराइटिस कौन सी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स कोज करती है, तो जल्दी से आप आंसर करिए, फिर हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग यहाँ पे हम सिर्फ 4 ड्रग के रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब हम अलग से टीवी पढ़ेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे सारी एंटी ट्यूबरकुलर फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन ट्रीटमेंट किस तरीके से कैसे होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं इनके कुछ पॉइंट, इनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे 4 MCQ ईजिली इससे सोल्व हो पाए। स्ट्रेप्टोमाइसिन, तो कुछ पॉइंट इसके कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, यानी कि जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है स्ट्रेप्टोमाइसिन वो प्रेगनेंसी के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, यानी कि प्रेगनेंसी के अंदर हम नहीं देते हैं। फर्स्ट जो इनमें से क्वेश्चन पूछा था वो इनके साइड इफेक्ट में से क्वेश्चन पूछा था। यहाँ भी साइड इफेक्ट ही पूछ रहा है कि कौन सी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग से पेरिफेरल न्यूराइटिस होने के चांसेस होते हैं या होता है। तो हम स्ट्रेप्टोमाइसिन की साइड इफेक्ट हम देखते हैं क्या क्या होता है। ऑटोटॉक्सिसिटी ये कोज करता है, ऑटोटॉक्सिसिटी वाला साइड इफेक्ट हो गया। सेकेंड हो गया नेफ्रोटॉक्सिसिटी, यानी कि ये टॉक्सिक ड्रग है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी ये कोज करता है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है इसमें से जो MCQ बनता है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन कौन सी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग प्रेगनेंसी के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, वो हो गया आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन, और इसका जो साइड इफेक्ट होगा वो होगा ऑटोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी। इस स्लाइड में जितने भी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग और जितने भी साइड इफेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ वो हर एक साइड इफेक्ट एक MCQ है, तो आपको इसके अच्छे से नोट्स बना के इसको अच्छे से याद रखना है। सेकेंड हम बात करते हैं रिफाम्पसिन। तो रिफाम्पसिन में हमें क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, चलो इसके बारे में हम बात करते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन की हमने बात की, अब रिफाम्पसिन के अंदर होता है ऑरेंज यूरिन, यानी कि जो यूरिन का कलर है, हम पेशेंट को इसे एजुकेशन के अंदर भी आता है, अगर किसी के अंदर रिफाम्पसिन थेरेपी चल रही है तो हम पेशेंट को क्या एजुकेट करेंगे कि उसका यूरिन है वो उसका कलर ऑरेंज कलर होगा, तो उसमें पेशेंट को कोई एंजाइटी की बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है, ये नॉर्मल इसका फाइंडिंग हमें देखने को मिलती है। सेकेंड हम बात करते हैं कि इंडक्शन ऑफ लिवर एंजाइम, अगर हम एलएफटी करवाएंगे तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर रिफाम्पसिन चल रहा है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग तो हम कौन सी इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, तो हम करवाते हैं एलएफटी। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। पूछते हैं कि रिफाम्पसिन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग जारी है तो कौन सा इन्वेस्टिगेशन हम करवाते हैं, एलएफटी। क्यों? क्योंकि ये इंडक्शन ऑफ लीवर एंजाइम, यानी कि लीवर के जितने भी एंजाइम है ये इंक्रीज कर देती है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। कौन सी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग लीवर पे इफेक्ट करती है, वो हो गया आपका रिफाम्पसिन। एक और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सिम्टम है फ्लू लाइक सिम्टम, यानी कि कॉमन कोल्ड या जो जब हमें फ्लू हो जाता है उसमें जो हमें सिम्टम देखने को मिलते हैं वो सारे सिम्टम हमें रिफाम्पसिन की वजह से भी हमें देखने को मिलता है। तो आपको ये 3 चीज़ें रिफाम्पसिन के अंदर याद रखनी है, जिनके अंदर बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। हर एक जो टॉपिक है इसके अंदर हर एक जो पॉइंट है वो MCQ है, तो आपको इनको याद रखना है।
थर्ड वन हम बात करते हैं आइसोनियाजिड। अब देखते हैं कि आइसोनियाजिड के साइड इफेक्ट क्या देखने को मिलते हैं। जो पहला इसका साइड इफेक्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेरीफेरल न्यूराइटिस। यानी कि जितनी पेरीफेरल न्यूरॉन है, हमारे पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन आती है उसके अंदर उनका डीजनरेशन ये करवाता है, पेरीफेरल न्यूराइटिस उसको हम बोलते हैं। और वही क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग पेरीफेरल न्यूराइटिस कोज करती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा आइसोनियाजिड। बाकी सब हमारे आंसर गलत हो जाएंगे। आगे इसको सॉल्व इसलिए करा रहा हूँ ताकि जितने भी इन फ्यूचर में साइड इफेक्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाए आप उनको गलत नहीं करें। इसका जो मेन साइड इफेक्ट हो गया आइसोनियाजिड का, वो हो गया पेरीफेरल न्यूराइटिस। ये भी क्या कोज करती है, हिपेटाइटिस, यानी कि ये भी लीवर पे इफेक्ट करती है, तो इसमें भी हम एलएफटी करवाएंगे। लेकिन हिपेटाइटिस आता है कि कौन सी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग के यूज से हिपेटाइटिस होने के चांसेस होते हैं, तो हम क्या कौन सा हमारा ऑप्शन होगा, आइसोनियाजिड। थर्ड जो इसके अंदर हमें साइड इफेक्ट देखने को मिलता है वो हो गया हमारा स्किन रेसेज हमें देखने को मिलते हैं। स्किन रेसेज हमें आइसोनियाजिड अगर थेरेपी चल रही है तो हमें स्किन रेसेज भी वहाँ पे देखने को मिलता है। तो हमें एक और क्वेश्चन इसके अंदर पूछा जाता है कि अगर पेशेंट को आइसोनियाजिड थेरेपी चल रही है तो कौन सा विटामिन हम साथ में उसके आइसोनियाजिड के साथ में हम देते हैं, तो हम देते हैं B6, इसका नाम है पायरोडॉक्सिन। आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन के जितने भी मैंने ऑप्शन सॉल्व करवाए हैं आपको याद रखना है, हर एक में से एमसीक्यू बनता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है प्रेगनेंसी में, इसके साइड इफेक्ट ऑटोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी होता है। फिर हमने बात की रिफाम्सिन का जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑरेंज यूरिन हमें देखने को मिलता है। एलएफटी हम करवाएंगे, इंडक्शन ऑफ लीवर एंजाइम कोज करती है इसलिए हम एलएफटी करवाएंगे, और फ्लू लाइक सिम्टम हम कोज करती हैं। थर्ड वन हम बात करते हैं आइसोनियाजिड से हमें पेरिफेरल न्यूराइटिस की कंडीशन देखने को मिलती है, और हेपेटाइटिस और स्किन रेसिस देखने को मिलते हैं। और इसलिए आइसोनियाजिड की थेरेपी के साथ में हम B6 यानी पैराडॉक्सिन चलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये पेरिफेरल न्यूराइटिस को प्रिवेंट करने का काम करता है। तो ये इसका रीजन हो गया कि विटामिन B6 थेरेपी हम आइसोनियाजिड थेरेपी के साथ में क्यों चलाते हैं, क्योंकि ये पेरिफेरल न्यूराइटिस को प्रिवेंट करने का काम करता है। एंड फोर्थ वन जो हम बात करते हैं, फोर्थ वन हमारी जो ड्रग है पायराजिनामाइड, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसका साइड इफेक्ट क्या होता है। पायराजिनामाइड के तो स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, इसके अंदर वो हिपेटाइटिस, रेसिस, जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पायराजिनामाइड के अंदर से पूछा जाता है, आप यहाँ पे देखिए, इंक्रीज यूरिक एसिड, इंक्रीज यूरिक एसिड, यानी कि पायराजिनामाइड जा रही है तो हमें कौन सी इन्वेस्टिगेशन करवानी, RFT, क्योंकि पायराजिनामाइड क्या कॉज करती है, यूरिक एसिड हमारा इंक्रीज कर देती है। तो जो हमारा ऑप्शन आप देख पा रहे हैं सही से कि पेरिफेरल न्यूराइटिस कौन सी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग करेगी, तो हमारा ऑप्शन हो गया, हमारा जो आंसर हो गया वो हो गया आइसोनियाजिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। जिन्होंने आंसर आइसोनियाजिड दिया है वो सही था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13, विच वन ऑफ द एलिमेंट इज नॉट ए पार्ट ऑफ सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट। पहला ऑप्शन हो गया साइन इन, सेकेंड ऑप्शन साइन आउट, थर्ड वन इज टाइम इन, फोर्थ वन इज टाइम आउट। जल्दी से आपको कमेंट करके इसका आंसर करना है, तब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट होती है, क्या क्या एलिमेंट सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट में हमें देखने को मिलता है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। पहले हम समझते हैं कि सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट क्या होता है। सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट में इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिख रहा हूँ। तो सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट पहले आप समझिए कि क्या होता है। मान लीजिए किसी पेशेंट का कोई OT होना है, यानी ऑपरेशन होना है, तो पहले हमें ये देखने को मिल रहा था बार बार क्लिनिकल सेटिंग के अंदर कि पेशेंट के अंदर बहुत सारे मेडिकल एरर हमें देखने को मिल रहे थे, मेडिकल नेग्लिजेंसी हमें देखने को मिल रही थी। उन एरर को मिनिमाइज करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, WHO ने 2008 के अंदर एक चेकलिस्ट जारी की। उसी को हमने क्या बोला, सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि सर्जिकल सेफ्टी यानी कि जितनी भी सर्जिकल प्रोसीजर होते हैं उस दौरान सेफ्टी के चांसेस अगर इंक्रीज कर देती है तो वो जो लिस्ट होती है उसको हम बोलते हैं सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट। इसके अंदर बेसिकली होता क्या है, आप इसके अंदर आप एलिमेंट देखिए इसके ऑप्शन के अंदर, ये किस तरीके से चेकलिस्ट होती है। OT में जाने से पहले इस चेकलिस्ट के अलग अलग जो कंपोनेंट होते हैं उसको हमें टिक करना होता है कि वो चीज़ हो गई है या नहीं हुई है। तो हम देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। पहले हम बात करते हैं इसके अंदर जो होता है साइन इन, सेकेंड वन टाइम आउट, and third one is sign out।
तो पहले तो हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि क्वेश्चन क्या था हमारा जो क्वेश्चन था, विच वन ऑफ द एलिमेंट इज नॉट ए पार्ट ऑफ सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट। बार बार रिपीटेडली नोट सेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार हम इसको गलत करके आते हैं, क्योंकि जो भी ऑप्शन दिए जाते हैं उसके अंदर वो एक ऑप्शन ऐसा डाल देते हैं जिसमें हमें कन्फ्यूजन होता है, वो होता है टाइम इन। क्योंकि सारे ऑप्शन हमें एक जैसे लिखते हैं और हम कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इसका जो हमारा आंसर होगा, ये टाइम इन कभी भी सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट का एलिमेंट नहीं होता है। तो आप जो हमारा आंसर होगा टाइम इन होगा। अब आप इसको अच्छे से याद रखना, साइन इन होता है उसके अंदर, साइन आउट होता है, टाइम आउट, यानी 3 एलिमेंट सर्जिकल चेकलिस्ट के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। टाइम इन उसके अंदर नहीं होता है। पहले हम ब्रीफ इसका आइडिया ले लेते हैं कि ये क्या होते हैं, साइन इन, टाइम आउट और साइन आउट। मान लीजिए किसी पेशेंट का ओटी होना है, तो ओटी होने से पहले पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया जाता है। तो ये स्टेज है बिफोर गिविंग एनेस्थीसिया, यानी कि एनेस्थीसिया देने से पहले पेशेंट के अंदर कुछ लिस्ट होती है, कुछ चेकबॉक्स इस तरीके से बने होते हैं और उसके अंदर हमें टिक करना होता है। तो वो होता है हमारा साइन इन। फिर पेशेंट को एनेस्थीसिया देने के बाद पेशेंट पहुंचता है ओटी। वहाँ पे सर्जन, नर्सिंग ऑफिसर और एनेस्थीसिया की टीम होती है। उसके अंदर भी कुछ चेकबॉक्स बने होते हैं, उसको अंदर टिक करना होता है। टाइम आउट के अंदर वो आता है, जिसको अलग से हम जब पढ़ेंगे सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट में, वहाँ पे डिटेल में बताऊंगा। या आप ब्रीफ आइडिया लीजिए कि ये जो साइन इन की स्टेज है वो बिफोर इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया है। टाइम आउट की जो स्टेज है, जैसे ओटी में पहुँच गए, वहाँ पे बिफोर इंसीजन, यानी पेशेंट को आप इंसीजन हम करने जा रहे हैं, किसी ओटी करने जा रहे हैं, तो उसके पहले की जितने भी चेकलिस्ट पे हम टिक करेंगे वो होता है टाइम आउट। तो जितने भी हम टिक करेंगे वो टाइम आउट के अंदर आता है। ये स्टेज होती है ओटी के अंदर। और थर्ड वन आता है हमारा साइन आउट, यानी कि पेशेंट की अब ओटी हो चुकी है, पेशेंट का जो ऑपरेशन या सर्जरी था वो हो चुका है, वो डन हो, यानी कि वो हो चुका है। और उसके बाद अब पेशेंट को कहाँ शिफ्ट किया जा रहा है, वार्ड के अंदर या पोस्ट ऑप के अंदर शिफ्ट किया जा रहा है। तो पेशेंट की ओटी होने के बाद से पेशेंट को शिफ्ट करने के बीच की स्टेज कौन सी होती है, साइन आउट। उसमें भी कुछ चेक बॉक्स हमें देखने होते हैं, उस पर टिक करने होते हैं, उसी को हम चेकलिस्ट बोलते हैं। और इसी को WHO ने एक लिस्ट दी थी सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट की, इसी को हम सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट बोलते हैं। तो आपको इस तरीके से याद रखना है, जिसमें से इंपॉर्टेंट MCQ जो बनता है, जो सिंपल MCQ बनता है, वो एलिमेंट में से बनता है कि कौन सा एलिमेंट सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट का नहीं है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो गया टाइम इन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट हम अलग से डिटेल में हम पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, विच टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट द बाइल पिगमेंट इन यूरिन। तो पहला ऑप्शन हमारा हेट टेस्ट, सेकंड बेनेडिक्ट टेस्ट, थर्ड वन इज टेंसिलोन टेस्ट एंड फोर्थ वन इज स्मिथ टेस्ट। तो आपको इसका आंसर करना है कि कौन सा टेस्ट बाइल पिगमेंट यानी यूरिन में बाइल पिगमेंट को डायग्नोस करने के लिए या फिर असेस करने के लिए हमें कौन सा टेस्ट किया जाता है, हम कौन सा टेस्ट करते हैं। तो आपको कमेंट करके इसका आंसर देना है। हम तब तक हम अलग अलग टेस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये टेस्ट किस किस कंडीशन के अंदर क्यों किए जाते हैं। तो पहले हम बात करते हैं हे टेस्ट। हे टेस्ट क्यों किया जाता है, बाइल साल्ट को चेक करने के लिए यूरिन के अंदर, बाइल साल्ट इन यूरिन, यानी यूरिन के अंदर बाइल साल्ट को चेक करने के लिए हे टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। सेकंड हो गया हमारा बेनेडिक्ट टेस्ट। बेनेडिक्ट टेस्ट किया जाता है ग्लूकोज इन यूरिन। थर्ड वन हो गया हमारा टेंसिलोन टेस्ट। ये माइस्थेनिया ग्रेविस के लिए में किया जाता है, जिसके अंदर हम पेशेंट को टेंसिलोन या एंड्रोफोनियम एक ड्रग होती है उसको हम देते हैं और हम डायग्नोस करने की कोशिश करते हैं कि पेशेंट को माइस्थेनिया ग्रेविस है या नहीं है। तो टेंसिलोन टेस्ट हो गया हमारा माइस्थेनिया ग्रेविस के लिए। और फोर्थ वन हो गया हमारा स्मिथ टेस्ट। ये होता है बाइल पिगमेंट के लिए, यानी कि यूरिन के अंदर बाइल पिगमेंट का असेस करने के लिए, कंसनट्रेशन या लेवल चेक करने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, स्मिथ टेस्ट। तो जो हमारा ऑप्शन करेक्ट कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, स्मिथ टेस्ट, डी हमारा सही आंसर होगा, बाकी सब गलत। लेकिन आपको चारों टेस्ट याद रखने हैं, क्योंकि किसी भी सिंपल टेस्ट में से आपको एग्जाम में से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आपको याद रखना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि रिसेंटली एग्जाम में OBG की क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है वन लाइनर के अंदर। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइट थिक एंड कार्डी वेजाइनल सिक्रेशंस सजेस्ट विच टाइप ऑफ वेजाइनल इन्फेक्शन। पहला ऑप्शन हो गया हमारा ट्राइकोमोनियासिस इन्फेक्शन, सेकेंड वन हो गया मोनिलियसिस इन्फेक्शन, थर्ड वन हो गया क्लेमाइडियल इन्फेक्शन और फोर्थ ऑप्शन हमारा स्टोमेटाइटिस इन्फेक्शन। तो आपको जल्दी से इसका कमेंट करके इसका आंसर देना है। देखते हैं इसका आंसर कितने लोग सही कर पाते हैं।
क्वेश्चन आप समझिए कि वाइट थिक और कर्डी वेजाइनल सिक्रेशन, यानी कि जो वेजाइना का जो सिक्रेशंस आते हैं, अगर वो वाइट थिक और कर्डी है, कर्डी का मतलब होता है, कर्ड का मतलब दही, यानी दही की तरह वाइट और थिक सिक्रेशन अगर आ रहे हैं तो किस टाइप के वेजाइनल इन्फेक्शन को ये सजेस्ट करते हैं, यानी कि जो पेशेंट को कोई किस टाइप का वेजाइनल इन्फेक्शन है। ये चारों ही जितने भी ऑप्शन है, चारों ही एमसीक्यूज है एग्जाम में, जिनके अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स में से देख के क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए हम इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला जो हमारा है ट्राइकोमोनास, पहला इन्फेक्शन हमारा ट्राइकोमोनास इन्फेक्शन। पहले हम देखते हैं कि ये तो पॉजिटिव एजेंट कौन सा है। इसका पॉजिटिव एजेंट है ट्राइकोमोनास वेजाइनेलिस। इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ट्राइकोमोनास वेजाइनेलिस। ये क्या है, एक पैरासाइट है, ये बैक्टीरिया फंगस नहीं है, ये पैरासाइट है। अब अगर इसका इन्फेक्शन होता है तो हमें क्या फाइंडिंग्स देखने को मिलती है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इसमें देखने को मिलेगा। हर एक एमसीक्यू, हर एक ऑप्शन इसके अंदर एमसीक्यू है, तो आपको इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पे ध्यान देना है कि क्या देखने को मिलता है। इसके अंदर हमें देखने को मिलता है जो इसके सिक्रेशन होंगे वो होंगे ग्रीनिश सिक्रेशन, यानी हरे कलर के सिक्रेशन वेजाइनल सिक्रेशन होते हैं, ग्रीनिश वेजाइनल सिक्रेशन हमें देखने को मिलते हैं पेशेंट के अंदर। तो हमें क्या सजेस्ट करता है वो ट्राइकोमोनास इन्फेक्शन, जिसको बोलते हैं ट्राइकोमोनियासिस, इसी को हम बोल देते हैं ट्राइकोमोनियासिस। ये कंडीशन कौन सी होगी, ट्राइकोमोनियासिस। और इसके अंदर वेजाइनल सिक्रेशन हमें देखने को मिलते हैं ग्रीनिश वेजाइनल सिक्रेशन, ग्रीनिश वेजाइनल सिक्रेशन हमें देखने को मिलते हैं। सेकंड, इसमें हमें और क्या कंडीशन देखने को मिलती है, इसके अंदर देखने को मिलती है स्ट्रॉबेरी वेजाइना, यानी कि जो वेजाइना का अपीयरेंस है वो हमें कैसे देखने को मिलता है, स्ट्रॉबेरी की तरह। स्ट्रॉबेरी की तरह किस तरीके से कि मल्टीपल वहाँ पे वेजाइना के अंदर मल्टीपल हेमरेजिक स्पॉट हमें देखने को मिलता है, और उसकी वजह से स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस आता है वेजाइना के अंदर। वो किस कंडीशन के अंदर, ट्राइकोमोनास वेजाइनल के अंदर। तो ये दो इंपॉर्टेंट। और थर्ड वन, इसके जो सिक्रेशन होते हैं वो होते हैं नॉन स्टिकी, यानी कि नॉन स्टिकी या नॉन एडरेंट सिक्रेशन होते हैं, यानी कि आपस में वो जो सिक्रेशन होते हैं वो चिपचिपे सिक्रेशन नहीं होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं। तो उसको हम बोलते हैं नॉन स्टिकी या नॉन एडरेंट सिक्रेशन। तो ये हो गया हमारा पहला ट्राइकोमोनियासिस इन्फेक्शन। तो इसके अंदर हमें जो सिक्रेशन देखने को मिलेंगे वो देखने को मिलेंगे ग्रीनिश वेजाइनल सिक्रेशन, नॉन स्टिकी और नॉन एडिशनल। तो वाइट थिक इसके अंदर देखने को नहीं मिलेंगे, तो हमारा ये ऑप्शन भी गलत हो गया। सेकेंड हम बात करते हैं मोनिलियसिस इन्फेक्शन के बारे में। मोनिलियसिस, पहले हम समझते हैं कि मोनिलियसिस क्या है। मोनिलियसिस एक फंगल इन्फेक्शन है, ये एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन था ट्राइकोमोनास, और ये एक फंगल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है। तो इसके अंदर जो फंगल रिस्पॉन्सिबल होता है, पहले हम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। पॉजिटिव एजेंट जो इसका वो होगा कैंडिडा एल्बिकन्स, कैंडिडा एल्बिकन्स, यानी कि जो फंगल है कैंडिडा एल्बिकन्स, उसकी वजह से जो कंडीशन होती है इसको हम क्या बोलते हैं, मोनिलियसिस। इसके अंदर जो हमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलता है, इसका दूसरा नाम एक और होता है वेजाइनल थ्रस, वेजाइनल थ्रस भी इसी को बोलते हैं। और ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ वेजाइनाइटिस होता है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ वेजाइनाइटिस मोस्ट कॉमन टाइप। तो बेसिकली हम वेजाइनाइटिस के डिफरेंट टाइप्स के बारे में इस क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे हैं। तो जो हमारा मोनिलियसिस है इसके अंदर फंगल इन्फेक्शन है, और इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कैंडिडा एल्बिकन्स है। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि जो इसके जो मैनिफेस्टेशन हमें देखने को मिलेंगे वो किस तरीके से हमें देखने को मिलेगी। मोनिलियसिस के अंदर जो हम बात कर रहे हैं, मोनिलियसिस के अंदर जो वेजाइनल सिक्रेशन होंगे वो होंगे हमारे थिक, वाइट और कर्डी, यानी दही की तरफ वाइट थिक सिक्रेशन, वेजाइनल सिक्रेशन हमें देखने को मिलते हैं। वो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, मोनिलियसिस। और क्वेश्चन में हमें यही पूछा गया कि थिक वाइट और कर्डी वेजाइनल सिक्रेशन किस कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मोनिलियसिस। और ये जो सिक्रेशन होते हैं वो कौन से होते हैं, स्टिकी, यानी कि चिपचिपे सिक्रेशन होता है, स्टिकी और एडरेंट। हमने पहली कंडीशन जब बात करी ट्राइकोमोनासिस की, उसके अंदर जो सिक्रेशन वो कैसे थे, वो थे नॉन स्टिकी और नॉन एडरेंट। और ये जो सिक्रेशन है वो स्टिकी और एडरेंट सिक्रेशन। तो हमारे जो क्वेश्चन का आंसर तो यही होगा मोनालिसिस। थर्ड कंडीशन में हम देख लेते हैं, एक और थर्ड जो कंडीशन होती है वो होता है क्लेमाइडियल इन्फेक्शन। के अंदर से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्लेमाइडियल इन्फेक्शन। इसका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो हो गया हमारा क्लेमाइडियल ट्राइकोमेटिस, और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। हमने तीनों इन्फेक्शन की बात करी है। पहला इन्फेक्शन जो था हमारा
पैरासाइटल इन्फेक्शन था, सेकंड वन फंगल इन्फेक्शन, थर्ड वन क्लेमाइडल ट्राइकोमेटिस, ये एक बैक्टीरिया है। अब इसके अंदर देखते हैं कि हम क्या फाइंडिंग हमें देखने को मिलती है, ताकि हमारे 3 MCQ इसमें से तैयार होते हैं। इसके अंदर हम देखते हैं कि हमें क्या फाइंडिंग हमें देखने को मिलती है। क्लेमाइडल के अंदर जो सिक्रेशन होंगे वो होंगे वाइट ग्रे सिक्रेशन, वाइट ग्रे सिक्रेशन देखने को मिलते हैं। और जो सिक्रेशन के अंदर जो स्मेल आएगी वो किस तरीके की फिशी स्मेल उसके अंदर देखने को मिलती है हमें, फिशी। आप इनके नोट्स बनाते हुए चलिए, क्योंकि तीनों जो जितने भी वेजाइनाइटिस के तीनों टाइप हमने पढ़े हैं, जिसके अंदर ट्राइकोमोनियासिस, मोनिलियसिस और क्लेमाइडल इन्फेक्शन, ये थर्ड वाला टाइप जो हम पढ़ रहे हैं, उसके जो क्रेक्टरिस्टिक्स हैं वो है वाइट ग्रे सिक्रेशन और फिशी स्मेल, यानी कि ऑफेंसिव स्मेल आता है उसके अंदर वेजाइनल सिक्रेशन के अंदर, तो वो हो गया क्लेमाइडल इन्फेक्शन। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या था। जो हमारा क्वेश्चन था आप यहाँ देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, जो हमारा क्वेश्चन था वाइट थिक एंड क्रेडी वेजाइनल सिक्रेशन सजेस्ट विच टाइप ऑफ वेजाइनल इन्फेक्शन। तो जो हमारा ऑप्शन होगा, करेक्ट आंसर होगा वो होगा मोनालिसिस इन्फेक्शन। ये सारी फाइंडिंग्स मोनालिसिस इन्फेक्शन की, जो एक फंगल इन्फेक्शन है, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कैंडिडा एल्बिकन्स है, और उसके अंदर ये सारे सिक्रेशन हमें देखने को मिलते हैं। ये तीनों आपको याद रखना है। ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस में ग्रीनिश सिक्रेशन देखने को मिलते हैं, मोनिलिसिस के अंदर थिक और वाइड कार्डी सिक्रेशन देखने को मिलते हैं, और क्लेमाइडल इन्फेक्शन के अंदर जो हमें वाइट ग्रे सिक्रेशन देखने को मिलते हैं और फिशी स्मेल आती है। और जो फोर्थ वन था स्टोमेटाइटिस, ये बेसिकली वेजाइनल इन्फेक्शन नहीं है, ये सिर्फ हमारी ओरल म्यूकोसा के इन्फेक्शन को ही स्टोमेटाइटिस बोलते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये हमारा साइकेट्रिक का जो एक क्वेश्चन है, जो बार बार ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लूलर्स फॉर ए सिम्टम ऑफ सिजोफ्रेनिया इंक्लूड्स एक्सेप्ट, यानी कि ब्लूलर ने सिजोफ्रेनिया के 4 ऐसे सिम्टम दिए थे, यानी कि 4 ऐसे सिम्टम दिए थे जो ए से स्टार्ट होते हैं। आप सिंपल इस तरीके से समझिए, तो उनमें से कौन सा सिम्टम है जो एक्सेप्ट आ रहा था, यानी कौन सा सिम्टम 4 ऐसे सिम्टम के अंदर से इंक्लूड नहीं होता है। चलिए हमारा पहला ऑप्शन है एसोसिएटिव लूजनेस, सेकेंड है एम्बिवेलेंस, थर्ड वन इज ऑडिटरी हेलुसिनेशन, एंड फोर्थ वन इज ऑटिस्टिक थिंकिंग। अब कमेंट करके जल्दी से इसका आंसर देने की कोशिश करिए, तब तक हम इसको डिस्कस करते हैं। ये जो सिम्टम दिए गए वो कौन सी डिजीज़ के लेकर दिए गए, सिजोफ्रेनिया। जो एक साइंटिस्ट थे, जो साइकेट्रिस्ट थे, यूगन ब्लूलर ने, उन्होंने सिजोफ्रेनिया की 4 करेक्टरिस्टिक सिम्टम दिए थे, जिनको हमने 4A सिम्टम बोला था। जिसके अंदर जो 4 सिम्टम होते हैं जो ए से स्टार्ट होते हैं, यहाँ पे एक ऐसा ऑप्शन है जो 4A सिम्टम के अंदर इंक्लूड नहीं होता, वो हमें पता लगाना है। तो चलिए हम देखते हैं कि 4A सिम्टम पहले एक्चुअल में कौन से होते हैं। पहला हो गया हमारा एसोसिएटिव लूजनेस, यानी इसके अंदर पेशेंट को क्या देखने को मिलता है, पेशेंट अनरिलेटेड टॉपिक के बारे में बात करता है, एसोसिएटिव लूजनेस हो जाती है, पेशेंट का कोई कनेक्शन नहीं होता उन टॉपिक से, तो उसको हम बोल देते हैं एसोसिएटिव लूजनेस। सेकेंड में हम बात करें तो ऑटिस्टिक थिंकिंग, ये भी सिजोफ्रेनिया के पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है, और 4A सिम्टम के अंदर इंक्लूड होता है ऑटिस्टिक थिंकिंग। इसके अंदर पेशेंट लिमिटेशन हो जाती है सेल्फ के अंदर, यानी खुद के अंदर पेशेंट खोया रहता है, बाहर की दुनिया से उसको कोई मतलब नहीं होता, उसको हम बोल देते हैं ऑटिस्टिक थिंकिंग। थर्ड वन जो हमारा एम्बिवेलेंस, यानी इसके अंदर पेशेंट के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि सैड और हैप्पी दोनों फीलिंग एक साथ पेशेंट के अंदर प्रेजेंट होती है, इसको हम क्या बोल देते हैं एम्बिवेलेंस। और फोर्थ वन जो 4A के अंदर था, आप देख पा रहे हैं ऑप्शन के अंदर से पहला एसोसिएटिव लूजनेस, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड है एम्बिवेलेंस, नहीं ये भी 4A में आता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। और ऑटिस्टिक थिंकिंग यहाँ देख पा रहे हैं, ये भी अगर 4A के अंदर आता है तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, तो हमारा आंसर हो गया ऑडिटरी हेलुसिनेशन। इससे पहले हम देख लें कि जो 4A है वो कौन सा होता है, वो होता है हमारा अफेक्टिव डिस्टर्बेंस। अफेक्ट का मतलब आप मूड डिसऑर्डर जितने भी आते हैं वो अफेक्टिव डिसऑर्डर के अंदर आते हैं, यानी कि पेशेंट को के मूड फ्रिक्वेंटली चेंज होते रहते हैं, कभी उनके अंदर फ्लैटनिंग देखने को मिलती है, फ्लैटनिंग, ब्लंटिंग, यानी कि सारे जितने भी हैप्पीनेस वाले मूड है वो पेशेंट के अंदर देखने को नहीं मिलते हैं। तो जो हमारा ऑप्शन होगा ऑडिटरी हेलुसिनेशन। आपको समझना ये कि ऑडिटरी हेलुसिनेशन सिजोफ्रेनिया के अंदर प्रेजेंट तो होता है, लेकिन यूगन ब्लूलर ने जो 4A सिम्टम दिए थे उसके अंदर, उसकी क्राइटेरिया के अंदर ये नहीं आता है, उसकी क्राइटेरिया के अंदर ये 4A सिम्टम आते हैं। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि ब्लूलर्स 4A सिम्टम ऑफ सिजोफ्रेनिया इंक्लूड एक्सेप्ट, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑडिटरी हेलुसिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस जितने भी हमने मॉडल पेपर में जितने भी MCQ लिए हैं, बार बार रिपीटेडली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे गए हैं, तो आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज वाटर सोल्यूबल विटामिन, यानी कि कौन सा विटामिन हमारा वाटर सोल्यूबल है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर देना है। तो हम देख लेते हैं कि विटामिन जो होते हैं दो तरीके से हम पढ़ते हैं, एक होगा हमारा वाटर सोल्यूबल यानी कि H2 सोल्यूबल, सेकेंड वन की हम बात करें तो हमारा फैट सोल्यूबल। दो कैटेगरी के अंदर सोल्यूबिलिटी के आधार पर हम डिवाइड करते हैं फैट सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल के अंदर हमारा आता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। और जितने भी हमारे विटामिन बी और सी, विटामिन बी के अंदर B1, B2, B3 और जितने भी विटामिन बी के जितने भी सब टाइप है वो सारे वाटर सोल्यूबल विटामिन के अंदर आते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा विटामिन बी, कि वाटर सोल्यूबल विटामिन ये पूछ रहा है कौन सा हो गया, विटामिन बी। इजी क्वेश्चन तो आपको याद रखना है, जो ए डी ई के ये चारों विटामिन फैट सोल्यूबल है, बाकी इसके अलावा बी और सी वाटर सोल्यूबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एलिमेंट ऑफ GTPAL, यानी गटपाल का एलिमेंट कौन सा है, एक्सेप्ट। आपको इन वर्ड पे ध्यान देना है, एक्सेप्ट। पहला ऑप्शन हो गया हमारा ग्रेविडा, सेकंड टर्म बेबी, थर्ड वन इज पेरा, फोर्थ वन अबोसन। यानी कि जो गटपाल है, हर एक वर्ड जो इसके अंदर है, हर एक जो वर्ड है इसके अंदर हर एक सिंबल है किसी चीज़ का, तो हमें पता लगाना है कि गटपाल के अंदर कौन सा चीज़ इंक्लूड नहीं होता है। हम देखते हैं इसमें से हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, आप कमेंट करके बताइए इसमें से गटपाल के अंदर कौन सा एलिमेंट इंक्लूड नहीं होता है। तो हर एक वर्ड हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेविडा, जी से ग्रेविडा। ग्रेविडा का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि कोई भी फीमेल कितनी बार प्रेग्नेंट हुई है तो उसके आधार पर हम ग्रेविडा के डिसाइड करते हैं कि G1 आएगा, G2, G3। तो इस तरीके से जी का मतलब हो गया नंबर ऑफ प्रेगनेंसी या नंबर ऑफ प्रेगनेंसी को हम बोलते हैं ग्रेविडा। सेकंड जो हमारा टी का मतलब है गटपाल के अंदर वो होगा टर्म बेबी, टर्म बेबी, यानी कि जो बेबी डिलीवर हुआ है वो मोर देन 37 वीक्स से 42 वीक्स के बीच में अगर डिलीवर हुआ तो उसको हम बोलते हैं टर्म बेबी। थर्ड वन जो इसका एलिमेंट है वो पी, तो पी क्या डिनोट करता है, पी डिनोट करता है प्रीटर्म, पी डिनोट करता है प्रीटर्म, यानी कि जो बेबी अगर डिलीवर हुआ है वो 37 वीक से पहले डिलीवर हुआ है तो वो किसके अंदर आएगा, प्रीटर्म के अंदर आएगा। ए जो डिनोट करता है अबॉर्शन, अबॉर्शन यानी कि 22 वीक्स से पहले अगर फीटस की डेथ हो जाती है तो वो किसके अंदर आता है, अबॉर्शन के अंदर। एंड एल का मतलब होता है लाइव बर्थ, यानी कि किसी भी फीमेल के कितने प्रेगनेंसी के बाद कितने बेबी लाइव बर्थ है, लाइव है, तो वो किसके अंदर आते हैं, लाइव बर्थ के अंदर आता है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि GTPAL के अंदर कौन सा एलिमेंट नहीं है। तो जो पी है, पी का मतलब यहाँ पे प्रीटर्म है, लेकिन ऑप्शन में पेरा दे रखा, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो गया पेरा। बाकी सब हमारे गलत आंसर है। आपको ये ध्यान रखना, बहुत कन्फ्यूजिंग लगता है। पेरा भी अलग से हम पढ़ते हैं, पेरा और दो एलिमेंट और होते हैं स्टिल बर्थ, ये गटपाल के अंदर नहीं पढ़ते हैं, अलग से पढ़ते हैं। आपको याद रखना है गटपाल के अंदर पी का मतलब प्रीटर्म होता है, ना कि पेरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग टेक्निक ऑफ रिसर्च इज नॉट द टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स। सिंपल क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको याद रखना है कि कौन सा टाइप है इसके अंदर जो कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स का टाइप नहीं है। तो अगर आपको पता है तो जल्दी से आप कमेंट करके इसका आंसर बताइए कि कौन सा टाइप प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक का टाइप नहीं है। यानी कि तीन जो टाइप इसमें दे रखे हैं वो एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स और एक नॉन प्रोबेबिलिटी में है। आपको जल्दी से बताना है कि कौन सा प्रोबेबिलिटी और कौन सा नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर आता है। तब तक हम इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं कि किस तरीके से टेक्निक्स के टाइप होते हैं। पहला होता है प्रोबेबिलिटी और सेकंड जो हम बात करते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी। ये हर एक क्वेश्चन बार बार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट किया गया है, तभी हमने इसको क्वेश्चन सीरीज के अंदर डाले हैं सारे क्वेश्चन। हम देखते हैं कि कौन कौन सी टेक्निक्स के टाइप्स होते हैं। प्रोबेबिलिटी के अंदर हम एस और सी, यानी किस तरीके से तीन एस नाम से स्टार्टिंग होती है, तो आपको याद रखने के लिए ईजी रहेगा। पहला हो गया हमारा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सेकंड जो हमारा है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। थर्ड वन इज स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग,
स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग एंड फोर्थ वन इज क्लस्टर सैम्पलिंग। तो ये जितने भी ये 4 टाइप आते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक के अंदर आते हैं। अब देख लेते हैं हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर कौन कौन से टाइप आते हैं। इसके अंदर जो पहला टाइप आता है वो कन्वेनियंस सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग। जो सेकंड आएगा इसके अंदर वो आएगा जजमेंटल सैम्पलिंग टेक्निक, जजमेंटल सैम्पलिंग टेक्निक। थर्ड वन इज कोटा सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग। एंड द लास्ट वन स्नोबॉल सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग। तो आप देख पा रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी की कौन कौन से टाइप होते हैं। तब हम वापस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन था हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग टेक्निक ऑफ रिसर्च इज नॉट द टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक, यानी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक का टाइप कौन सा नहीं है। तो आप ये देख पा रहे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, क्या ये टाइप है? बिल्कुल टाइप है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। फिर स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, ये भी प्रोबेबिलिटी का टाइप है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। थर्ड वन है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, ये भी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का टाइप है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सा टाइप नहीं है। ये तो तीनों टाइप है ना, तो ये हमारे तीनों आंसर नहीं होंगे। फोर्थ स्नोबॉल, आप देख पा रहे ये स्नोबॉल जो है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का टाइप है, तो जो हमारा सही आंसर होगा स्नोबॉल सैम्पलिंग। तो आप उनको याद रखना है, हमेशा एग्जाम में एक सैम्पलिंग टेक्निक में से क्वेश्चन हमेशा रिसर्च में से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ड्यूरिंग इन्फ्लेशन ऑफ बीपी कप पेशेंट शोविंग कार्पोपेडल मसल स्पाज्म विच इंडिकेट्स द। ऑप्शन है हमारा पहला चवस्टिक साइन, सेकेंड वन इज कर्निक साइन, थर्ड वन होमान साइन एंड फोर्थ वन इज ट्राउजिस साइन। ये ओबीजी का क्वेश्चन है। अलग अलग जो नॉर्मल प्रेगनेंसी के अंदर जितने भी नॉर्मल साइंस हमें पूछे जाते हैं उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जिनको भी आंसर आता है आप कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। कि जब भी हम बीपी कप को इन्फ्लेट करते हैं, सॉरी ये प्रेगनेंसी से रिलेटेड नहीं, जितनी भी हमारी मेडिकल कंडीशन से रिलेटेड ये साइन है, प्रेगनेंसी के साइन नहीं, सॉरी मेडिकल कंडीशन से रिलेटेड ये साइन है। तो आपको बताना कि जब हम बीपी कप को इन्फ्लेट करते हैं, बीपी कप को इन्फ्लेट करने पर हमारे जो कार्पोपेडल मसल्स बाद में जो हमारे रिस्ट मूवमेंट होता है जिस मसल्स की वजह से, वो किस चीज़ को इंडिकेट करता है अगर वो स्पाज्म में देखने को मिल रहा है। तो चवस्टिक साइन, कर्निक साइन, ओमान साइन या ट्राउजिस साइन। तो हम एक एक इन साइन को समझने की कोशिश करते हैं, फिर इसके बाद में इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। पहला बात करते हैं चवस्टिक साइन। चवस्टिक साइन क्या होता है? जब पेशेंट के अंदर, नॉर्मली हम बात करते हैं पेशेंट के अंदर जो कैल्शियम का लेवल होता है, ब्लड कैल्शियम लेवल होता है 8.5 to 10.5 mg/dl। ये नॉर्मल पेशेंट के अंदर ब्लड कैल्शियम लेवल होता है। अगर किसी भी वजह से पेशेंट के अंदर कैल्शियम का लेवल 7 mg/dl से नीचे जा रहा है तो इसको हम बोल देते हैं हाइपोकैल्सीमिया। और हाइपोकैल्सीमिया के अंदर इस कंडीशन को हम बोल देते हैं हाइपोकैल्सीमिया। और हाइपोकैल्सीमिया के दो करेक्टरिस्टिक साइन होते हैं। पहला होता है हमारा चवस्टिक साइन, और सेकेंड वन इज ट्राउजिस साइन। ट्राउजिस साइन हर एक ऑप्शन में से आपका एक एमसीक्यू सॉल्व हो रहा है। पहला चवस्टिक साइन, इसमें क्या करता है, मान लीजिए एक पेशेंट है, इसके अंदर अगर कैल्शियम की कमी है तो जब हम फेस पे इसके फिंगर से हम टैपिंग करेंगे तो इस पर इसके फेशियल मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को मिलता है, और उसी को हम क्या बोल देते हैं, चवस्टिक साइन, यानी कि फेशियल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग टैपिंग ऑफ फेस, उसको हम बोलते हैं ना चवस्टिक साइन। ये किस में देखने को मिलता है? हाइपोकैल्शियम, यानी कैल्शियम की कमी की वजह से तो हमें स्पाज्म देखने को मिलते हैं, क्योंकि कैल्शियम का बहुत रोल होता है मस्कुलर स्पाज्म कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में। सेकंड जो हम बात करते हैं हाइपोकैल्सीमिया में देखने को मिलता है ट्राउजिस साइन। इसके अंदर क्या होता है, मान लीजिए पेशेंट है और पेशेंट के अंदर हमने ये है उसका हाथ है, और रफली तरीके से समझिए, और यहाँ पे हमने बीपी कप लगा रखा है, पेशेंट को। तो जैसे ही बीपी कप जब इन्फ्लेट होता है बीपी की रीडिंग लेने के लिए, तो कैल्शियम की कमी होने की वजह से यहाँ जो इसकी मसल्स, रिस्ट पे जो मसल्स होती है रिस्ट पे, इसके अंदर हमें स्पाज्म देखने को मिलता है, कार्पोपेडल स्पाज्म, जिसकी वजह से इसका जो हैंड का मूवमेंट है, जैसे ये नॉर्मल हैंड है तो इसका मूवमेंट इस तरीके से अंदर की तरफ इसका स्पाज्म की वजह से मूवमेंट होगा, और इसको हम क्या बोल देते हैं, ट्राउजिस साइन। तो यही क्वेश्चन में हमें पूछा गया है। बाकी हम अगले दो साइन को डिस्कस कर लेते हैं। चवस्टिक साइन हमने बात की क्या होता है, वो भी हाइपोकैल्सीमिया का साइन है। ट्राउजिस साइन ये भी हाइपोकैल्सीमिया का साइन है। तो हमें क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया है। क्वेश्चन का क्या पूछा, ड्यूरिंग इन्फ्लेशन ऑफ बीपी का पेशेंट शोइंग कार्पोपेडल स्पाज्म विच इंडिकेट द, तो हमने बात करी है ट्राउजिस साइन है, तो हमारा आंसर हो गया
ट्राउजियस साइन। बाकी सब हमारे गलत आंसर, लेकिन हम इसको डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इनमें से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। चौस्टिक साइन हमने बात की, अब बात करते हैं कर्निंग साइन। बात करते हैं कर्निंग साइन की। कर्निंग साइन क्या होता है, आप बेसिकली समझिए, एक कंडीशन होती है मेनिंजाइटिस, यानी कि मेनिंजिस, ब्रेन मेनिंजिस का इन्फेक्शन हो जाता है, उसको हम बोलते हैं मेनिंजाइटिस। उसके अंदर दो करेक्टरिस्टिक साइन हमें देखने को मिलता है, एक होता है ब्रुडजेंस्की साइन और दूसरा कर्निंग साइन, जिसके अंदर से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कर्निंग साइन में क्या होता है, पेशेंट, ये एक पेशेंट है, मान लीजिए ये लेटा हुआ है और इसको इस तरीके से 90 डिग्री पे इसके, ये मान लीजिए इसका नी है और इसका पैर इस तरीके से पेशेंट को लेटा रखा है। तो जब पेशेंट का हम फर्दर एक्सटेंड करते हैं, लेग को एक्सटेंड करते हैं, तो पेशेंट के बैक या नेक के अंदर हमें पेन देखने को मिलता है, इसको हम क्या बोल देते हैं, कर्निंग साइन देखने को मिलता है। ये पेशेंट लेटा हुआ है और इस तरह से 90 डिग्री एंगल पर इसके हम थाइस को और इसके पैर को हम 90 डिग्री एंगल पर रखेंगे और फर्दर इसका अगर हम एक्सटेंशन करते हैं लेग का, तो पेशेंट की नेक में या बैक में पेन हमें देखने को मिलता है, उसको हम बोलते हैं कर्निंग साइन। वैसे हम बात करते हैं होमान साइन क्या होता है। होमान साइन हमें बेसिकली डीवीटी यानी डीप वेन थ्रोम्बोसिस को डायग्नोस करने के लिए हमें चेक करते हैं। इसके अंदर भी हम पेशेंट को सुपाइन पोजीशन के अंदर इस तरीके से लेटाते हैं। ये कर्निंग साइन की तरह ही हमें देखने को मिलता है, इसलिए हमें कंफ्यूज नहीं होना है बार बार एग्जाम में, इसलिए ये क्वेश्चन डाला जाता है क्योंकि दोनों हमें एक जैसे लगते हैं। इसमें बेसिकली डिफरेंस क्या है, इसमें आप देख पा रहे हैं कि इसके अंदर हम कंप्लीट लेग का एक्सटेंशन कर रहे थे, लेकिन इसके अंदर सिर्फ हम फुट का एक्सटेंशन करेंगे। मान लीजिए पेशेंट का फुट है, ये फिंगर है फुट की, यहाँ से अगर पेशेंट के फुट का एक्सटेंशन करते हैं तो पेशेंट को काफ के अंदर पेन होता है, काफ मसल्स के अंदर पेन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, होमान साइन। इसको हम क्या बोल देते हैं, होमान साइन। तो होमान साइन डीवीटी के लिए होता है, कर्निंग साइन मेनिंजाइटिस और चवस्टिक साइन और ट्राउजिस साइन हाइपोकैल्सिमिक कंडीशन में हमें देखने को मिलता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा ट्राउजिस साइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बढ़ते हैं, आपको ये याद रखने साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी एग्जाम पॉइंट हुई है, कम्युनिटी से जो क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट डज द इनर ट्राइंगल इन द सिंबल ऑफ अंडर 5 क्लिनिक डिनोट। यहाँ पे आएगा डिनोट, ठीक है। जो हमारा क्वेश्चन है इसमें ऑप्शन पढ़ते हैं, हेल्थ एजुकेशन, बी हमारा फैमिली प्लानिंग, सी प्रिवेंटिव केयर, फोर्थ ग्रोथ मॉनिटरिंग। इजी क्वेश्चन, आप कमेंट करके इसका आंसर देना है, जल्दी से आप कमेंट करिए, इसका हम डिस्कस करते हैं। अंडर 5 क्लिनिक में से बार बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार हमें इसमें कन्फ्यूजन होता है, तो हम देख लेते हैं अंडर 5 क्लिनिक क्या है, किस तरीके से इसके कंपोनेंट होते हैं। कुछ इस तरीके से ये है अंडर 5 क्लिनिक, इसके अलग अलग कंपोनेंट होते हैं अंडर 5 क्लिनिक। अब देखते हैं कौन सा कंपोनेंट होता है। हमें जो क्वेश्चन पूछा गया कि इनर ट्राइंगल, यानी कि ये वाला जो ट्राइंगल है, आप ये देख पा रहे हैं कि कौन सी एलिमेंट को डिनोट करता है। तो हम देखते हैं कि ये जो अंडर वाला ट्राइंगल होता है ये होता है फैमिली प्लानिंग। ये किसको डिनोट करता है, फैमिली प्लानिंग। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया, करेक्ट आंसर हो गया हमारा फैमिली प्लानिंग। हम बाकी इसके एलिमेंट भी देख लेते हैं। जो बाहर वाला जो है, बाहर वाला ट्राइंगल है, ट्राइंगल की जो पेरीफेरी है वो किसको डिनोट करती है, वो करती है हेल्थ एजुकेशन को। ये दो ही क्वेश्चन इसके अंदर से पूछे जाते हैं कि जो अंडर 5 क्लिनिक है उसके अंदर जो इनर ट्राइंगल है वो किसको डिनोट करता है, फैमिली प्लानिंग, और जो आउटर ट्राइंगल है वो किसको डिनोट करता है, हेल्थ एजुकेशन को। बाकी जो इसके कंपोनेंट है, बाकी इसके कंपोनेंट है जो हम बात करते हैं, केयर इन इलनेस, एक कंपोनेंट इसका ये है, केयर इन इलनेस, अनदर वन इज प्रिवेंटिव केयर, and next one is, this one is monitor growth। तो इस तरीके से इसके अलग अलग एलिमेंट होते हैं। जो बेसिकली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इनर ट्राइंगल और या आउटर ट्राइंगल में से पूछा जाता है। इनर ट्राइंगल फैमिली प्लानिंग को डिनोट करता है और आउटर ट्राइंगल हेल्थ एजुकेशन को। बाकी आपको ये सारे एलिमेंट याद रखने हैं, उनमें से कोई भी एक एलिमेंट दे देगा जो कि फैमिली प्लान अंडर 5 क्लिनिक का टाइप नहीं होगा, और आपको अच्छे से उसका आंसर देना है। चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन इन्फ्लामेशन ऑफ ओरल म्यूकोसा इज टर्म्ड एज, सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन फर्स्ट जिंजिवाइटिस, सेकेंड स्टोमेटाइटिस, थर्ड वन इज ग्लोसाइटिस एंड फोर्थ वन इज चिलोसिस। यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ ओरल म्यूकोसा, हमारे ओरल केविटी के अंदर जो म्यूकोसा है उसके इन्फ्लामेशन को हम क्या बोलते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, आपको करेक्ट जो ऑप्शन है वो कमेंट में लिखना है। यहाँ पे सबके बीच आइटिस लगा हुआ, आइटिस का मतलब हम पहले भी डिस्कस कर सकते हैं। जहाँ भी आइटिस आता है उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन, यानी कि हम ओरल म्यूकोसा की इन्फ्लामेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जिंजिवाइटिस की कंडीशन क्या होती है। ये होता है हमारा इन्फ्लामेशन ऑफ गम्स, इसको बोलते हैं हमारा जिंजिवाइटिस।
सेकेंड हम बात करते हैं स्टोमेटाइटिस, ये हो गया हमारा इन्फ्लामेशन ऑफ ओरल म्यूकोजा, इन्फ्लामेशन ऑफ ओरल म्यूकोजा, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टोमेटाइटिस। थर्ड वन है ग्लोसाइटिस, ये हो गया हमारा इन्फ्लामेशन ऑफ टंग, यानी टंग के इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन को हम क्या बोलते हैं, ग्लोसाइटिस। और चिलोसिस, चिलोसिस हो गया हमारे लिप्स के इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन को। तो चारों कंडीशन अलग अलग हम देखने को मिलती है, जो हमारा ऑप्शन होगा हमारा स्टोमेटाइटिस, यानी कि ओरल म्यूकोसा के इन्फ्लामेशन को स्टोमेटाइटिस। क्योंकि हमें कन्फ्यूजन होता है स्टमक के इन्फेक्शन को, स्टमक के इन्फेक्शन को इस तरीके से हमें देख के पूछ लेता है कि स्टोमेटाइटिस का मतलब क्या, और कहीं हमें जल्दबाजी में स्टमक का इन्फेक्शन करके आते हैं, तो जो स्टोमेटाइटिस का मतलब होगा वो होगा हमारा इन्फ्लामेशन ऑफ ओरल म्यूकोसा। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। अब जो स्टमक के इन्फेक्शन को हम क्या बोल देंगे, स्टमक के इन्फेक्शन के लिए दूसरी टर्मिनोलॉजी है, वो है गैस्ट्राइटिस। तो स्टोमेटाइटिस का मतलब स्टमक का इन्फेक्शन नहीं होता है, इन्फेक्शन ऑफ ओरल म्यूकोसा होता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डार्क पर्पलिश, कितने हमने 22 डिस्कस, ठीक है 22 हमने डिस्कस कर लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23, डार्क पर्पलिश डिस्कलरेशन ऑफ वेजाइनल म्यूकस मेम्ब्रेन इज टर्म्ड एज, ऑप्शन ए रिगार साइन, ऑप्शन बी चैडविक साइन, ऑप्शन सी ओसिएंडर साइन एंड ऑप्शन डी गुडल साइन। तो इसका आंसर करना है आपको, जल्दी से कमेंट में आप इसका आंसर करिए, तब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। हमें क्वेश्चन में पूछा गया कि वेजाइनल अगर म्यूकस मेम्ब्रेन है उसका डार्क पर्पलिश कलर हो गया तो हम इसको इस कंडीशन के नाम से जानते हैं। तो चलिए हम इसका एक एक साइन हम इसको पढ़ते हैं। पहले बात करते हैं हम हेगार साइन। हेगार साइन क्या होता है, हेगार साइन का मतलब होता है सॉफ्टनिंग ऑफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान जो इम्प्लांट, मान लीजिए यूट्रस है, जो इम्प्लांटेशन है, इम्प्लांटेशन जो कॉमनली जो होता है यूट्रस के अपर पार्ट में होता है, इसलिए जो यूट्रस का जो लोअर पार्ट है वो सॉफ्ट हमें देखने को मिलता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, हेगार साइन, यानी कि सॉफ्टनिंग ऑफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट। फिर बात करते हैं हम चैडविक साइन के बारे में। ये होता है डिस्कलरेशन ऑफ सर्विक्स, इसको बोलते हैं चैडविक साइन। ओसिएंडर साइन बोलते हैं इंक्रीज पल्सेशन ऑफ वेजाइना, इंक्रीज पल्सेशन ऑफ वेजाइना, उसको हम क्या बोल देंगे, ओसिएंडर साइन। और गुडल साइन होता है सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो चैडविक साइन है जो हमें पूछा गया है, वैसे एक और साइन होता है जैक्विमर साइन। अगर हमें डिफ्रेंशिएट करके पूछे जैक्विमर साइन, तो जो हमें जो क्वेश्चन पूछा गया है कि डिस्कलरेशन ऑफ वेजाइनल म्यूकस मेम्ब्रेन, वो कौन सा हमारा जैक्विमर साइन, और कई बार जैक्विमर साइन को ही हम चैडविक साइन भी बोलते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा चैडविक साइन, यानी कि दोनों का डिफरेंस आप समझिए, अगर दोनों ऑप्शन में आते हैं तो दोनों का डिफरेंस क्या है। जो जैक्विमर साइन है उसके अंदर हमें वेजाइना का ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिलता है, और जो हमारा चैडविक साइन है इसके अंदर हमें सर्विक्स का ब्लूइश डिस्कलरेशन हमें देखने को मिलता है। तो दोनों में हमें डिफरेंस है, दोनों में याद रखना है जैक्विमर साइन और चैडविक साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हु इज द फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन, हु इज द फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर देना है। पहला ऑप्शन हमारा हिप्पोक्रेट्स, सेकेंड वन हमारा सुश्रुत, थर्ड वन इज चरक, और फोर्थ वन इज जॉन स्नो। तो देखिए इसका सही आंसर हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हिप्पोक्रेट्स। तो हिप्पोक्रेट्स हमारा फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन। हिप्पोक्रेट्स कौन थे, फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन। सुश्रुत जो है वो है फादर ऑफ इंडियन सर्जरी। चरक को हम बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन। तो 4 एमसीक्यू इसमें से हमें एक एमसीक्यू में 4 एमसीक्यू हमने सॉल्व करवाए हैं फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन। इनमें से कोई सा भी नाम देके आपको पूछ सकता है,
और जॉन स्नो ये हैं फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी। आप यहाँ देख पा रहे तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। एक तो है फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन और एक है फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन। तो ऑप्शन में पूछा है फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन, हमारा करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर जो होगा हमारा चरक। क्या हो जाएगा, चरक। अगर फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन पूछते तब हम हिपोक्रेट्स करते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा गया फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन, तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया चरक। बाकी सारे हमारे ऑप्शन गलत है, लेकिन आपको याद रखना है कि किस तरीके से कौन कौन से एग्जाम में से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, यानी कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जाम्पल कौन सा है। फर्स्ट वन इज हिप जॉइंट्स, सेकेंड वन एल्बो जॉइंट्स, थर्ड वन बिटवीन C1 एंड C2 वर्टिब्रा, एंड फोर्थ वन इज कार्पल एंड मेटाकार्पल बोन्स। आपको कमेंट करके इसका आंसर देना है। बॉल और सॉकेट जॉइंट का जो एग्जाम्पल है वो कौन सा जॉइंट है हमारा, तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कौन कौन से अलग अलग जॉइंट्स होते हैं। हिप जॉइंट, जो हमारा ऑप्शन होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा हिप जॉइंट। तो इनको अलग अलग देख लेते हैं। हिप जॉइंट जो एग्जाम्पल हमारा बॉल और सॉकेट जॉइंट का एक एग्जाम्पल है हिप जॉइंट। एल्बो जॉइंट हमारे किस, अगर हिंज जॉइंट एग्जाम में पूछते हैं, जॉइंट में से बहुत क्वेश्चन एक बार वन लाइनर में पूछे जाते हैं हमेशा। एक जॉइंट हमें से पूछा जाता है, आपको सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो इन दो जॉइंट के अंदर पूछा जाता है, हिप जॉइंट और एल्बो जॉइंट। तो एल्बो जॉइंट हमारा हिंज जॉइंट का एग्जाम्पल है। और जो एकमात्र जॉइंट जो हमारी बॉडी में सिर्फ एक जगह प्रेजेंट होता है वो होता है हमारा पाइवट जॉइंट। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, बिटवीन C1 और C2 वर्टिब्रा, यानी कि हमारा C1 वर्टिब्रा है एटलस और उसके बीच में, यानी C1 और C2 वर्टिब्रा, इनके बीच में जो जॉइंट प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वो किस टाइप का है, पाइवट जॉइंट। और फोर्थ वन इज कार्पल और मेटाकार्पल बोन के बीच में जो जॉइंट प्रेजेंट होता है वो हमारा सेडल जॉइंट। तो ये चार जॉइंट अलग अलग 4 MCQ मैंने बनाए। हमने 25 MCQ अब तक सॉल्व किए हैं, लेकिन जो 25 MCQ से हमारे अगर ऑप्शन वाइज बात करें तो हमने 100 MCQ डिस्कस कर लिए, क्योंकि हर एक ऑप्शन एक MCQ बनाता है। आई होप आपको ये सारे MCQ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट लगे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज सेकंड लेके आएंगे, जिसके अंदर हम ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का हम डिस्कशन करेंगे। ये हमारा पहला सीरीज थी, ये कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच।